यह कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। ये हमारी जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं की दास्तान है जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाते। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वेव चैनल पर। एक ऐसी जगह है जहां हर किताब के शब्द, हर विचार और हर एहसास एक नई जिंदगी पाता है। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं उसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। लिखी गई है मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा। यह किताब सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का आईना है, हमारी भावनाओं की भाषा है और हमारी सोच के उन कोनों को रोशनी देती है जहां हम खुद भी शायद ही पहुंच पाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान को देखकर सोचा होगा, ये ऐसा क्यों सोचता है, या लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। जिंदगी हर रोज हमें सवाल देती है, लेकिन जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। यहीं पर द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपकी मदद करती है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में इंसानों के भीतर छिपी उन गुप्त शक्तियों को उजागर किया है जो हमारे फैसले, रिश्ते और सपनों को आकार देती हैं। लेकिन मैं इसे आपको एक बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं सुनाने वाला, बल्कि हम इसे एक दिल को छू लेने वाली कहानी की तरह जिएंगे। इमेजिन कीजिए, एक लड़का जिसका नाम अर्जुन है, एक छोटे से गांव से आया हुआ, दिल में सपने बड़े बड़े, लेकिन जब भी वह दुनिया के सामने खड़ा होता है लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वह समझ नहीं पाता कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी कैसे सबका दिल जीत लेते हैं और कुछ लोग चाहे कितनी भी सच्चाई से बोलें क्यों अनसुने रह जाते हैं। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी किताब मिलती है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। वह किताब उसके लिए सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा बन जाती है। जैसे जैसे अर्जुन उस किताब को पढ़ता है उसे समझ आता है कि हर इंसान के पीछे उसके अपने डर, उसकी इच्छाएं और उसके अनुभव काम कर रहे होते हैं। वह जान पाता है कि क्रोध के पीछे अक्सर छिपा होता है डर, घमंड के पीछे छिपी होती है असुरक्षा और मौन के पीछे छिपी होती है अनकही कहानियां। उसे एहसास होता है कि अगर वह इन भावनाओं को समझ ले तो वह न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी गहराई से जान सकता है। यही किताब का जादू है। यह सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि हमें खुद को भी आईना दिखाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का आपकी जिंदगी से क्या लेना देना। सच्चाई यह है कि हम सब अर्जुन की तरह ही हैं। हर दिन हम लोगों के बीच होते हैं, दोस्त, परिवार, सहकर्मी या शायद कोई अनजान, और हर पल हम उनके शब्दों, भावनाओं और इरादों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी हमें लगता है कोई हमसे ईर्ष्या कर रहा है, कभी लगता है कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता है, और कभी हम खुद भी अपने ही मन को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर जैसी किताबें हमारे लिए एक रोड मैप बन जाती हैं। स्टोरी वेव पर हम इस किताब के हर नियम, हर विचार को एक कहानी के रूप में जिएंगे, क्योंकि कहानियां वो पुल हैं जो विचारों को दिल से जोड़ती हैं। यहां आप सिर्फ शब्द नहीं सुनेंगे, बल्कि आप उन भावनाओं को महसूस करेंगे जिन्हें रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी कलम से जिया है। जब मैं आपको इस किताब के विचार सुनाऊंगा तो ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं होगी, बल्कि एक अनुभव होगा। एक ऐसा अनुभव जो आपको अपने रिश्तों, अपनी सोच और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, अगर आप यह समझ लें कि इंसानों के व्यवहार के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, तो आपके रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं, आपका करियर कितना ऊंचा उड़ सकता है और आपका आत्मविश्वास कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। यही वो बदलाव है जिसे स्टोरी वेव आपके लिए लाता है। हमारे चैनल पर हर कहानी सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं होती, बल्कि वह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को और गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंसानों की सोच और भावनाएं कैसे काम करती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी समझ, आपका नजरिया और आपकी आत्मा थोड़ी और समृद्ध हो, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। स्टोरी वेव पर हर वीडियो, हर शब्द और हर एहसास आपके लिए है। अब शुरू करते हैं इस जादुई सफर को, जहां द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें वो सब सिखाएगी जो किताबों से ज्यादा जिंदगी से भी सीखना मुश्किल होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दिल को इस सफर के लिए खोल दीजिए, क्योंकि स्टोरी वेव पर कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है।
Chapter 1. The Law of Irrationality. Master your emotional self. कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को पूरी तरह से तर्क संगत मानते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी फैसले लेते हैं वो सब हमारी समझदारी और सोच पर आधारित होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे हर फैसले के पीछे छिपी होती है हमारी भावनाएं, वो भावनाएं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दिया होगा जिसे बाद में आप खुद ही पछताते हैं, या कितनी बार आपने किसी के बारे में बिना पूरे सच को जाने ही राय बना ली होगी। यही है इंसानी स्वभाव का सबसे गहरा पहलू। हम अपने आप को पूरी तरह रैशनल मानते हैं, लेकिन असलियत में हम अपनी इमोशंस के पपेट बने रहते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान था। नाम था विवेक। वह बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। लोग अक्सर उसकी तारीफ करते कि विवेक अपने फैसले दिमाग से लेता है, दिल से नहीं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया। उसके ऑफिस में एक नई सहकर्मी आई जो हर काम में आगे रहती और लोगों का दिल जीत लेती। विवेक ने उसे कंपटीशन की तरह देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन में जलन घर कर गई। उसने उसकी हर बात को गलत समझना शुरू किया। जब भी वो कुछ अच्छा करती, विवेक को लगता कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। एक दिन गुस्से और ईर्ष्या से भरे विवेक ने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया। बाद में जब सच सामने आया तो विवेक को एहसास हुआ कि उसने जो किया वह तर्क पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के वश में होकर किया था। इस एक गलती ने उसे सिखाया कि हमारी इरैशनैलिटी यानी हमारी भावनाओं की अंधी चाल हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। रॉबर्ट ग्रीन हमें यही सिखाते हैं कि इंसानों का स्वभाव मूल रूप से भावनात्मक है। हम खुद को चाहे जितना भी समझदार मान लें, हमारी सोच अक्सर हमारे डर, असुरक्षा, लालच और अहंकार से प्रभावित होती है। यही वजह है कि जब हम किसी बहस में होते हैं तो जीतने की चाह में हम लॉजिक को छोड़कर ईगो को पकड़ लेते हैं, या जब हमें कोई काम करना होता है तो डर हमें रोक देता है, भले ही दिमाग कहता हो कि यह सही है। भावनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे हमारी स्टीयरिंग पकड़ लेती हैं तब हमारी जिंदगी गलत दिशा में मुड़ सकती है। जरा अपने जीवन के किसी ऐसे पल को याद कीजिए जब आपने किसी रिश्ते में सिर्फ शक के आधार पर फैसला लिया हो, या किसी मौके को सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया हो। उस समय आपको लगा होगा कि आप सही हैं, लेकिन बाद में जब भावनाओं का तूफान शांत हुआ तो आपको सच्चाई कुछ और ही लगी। यही हमारी इरैशनैलिटी का जाल है। यह हमें वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच है। अब सोचिए, अगर हम अपनी भावनाओं को मास्टर कर लें, उन्हें पहचान कर उनका सही इस्तेमाल करना सीख लें, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको प्रोवोक करे, लेकिन आप शांति से सोचकर जवाब दें। कोई चुनौती आए, लेकिन आप डर के बजाय साहस से उसका सामना करें। यही असली ताकत है, अपने इमोशनल सेल्फ पर काबू पाना। रॉबर्ट ग्रीन का संदेश यही है कि असली आजादी तब आती है जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं, उनके गुलाम नहीं। स्टोरी वेव चैनल पर जब हम ऐसी कहानियां और विचार साझा करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं होता, बल्कि आपको अपनी जिंदगी की गहराइयों से जोड़ना होता है। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर डर, गुस्सा, जलन और अहंकार के पर्दे के पीछे छुपा होता है। जब आप उस हिस्से को पहचानते हैं तो आप अपने आप से एक सच्चा रिश्ता बनाते हैं। यही रिश्ता आपको मजबूत बनाता है। यही रिश्ता आपको दूसरों को समझने और माफ करने की ताकत देता है। तो अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको भावनात्मक रूप से झकझोर दे, तो एक पल रुकिए। अपने मन से कहिए, मैं अपनी भावनाओं को देख सकता हूं, उन्हें समझ सकता हूं और उनसे ऊपर उठ सकता हूं। यही कदम आपको भीड़ से अलग बनाएगा। यही कदम आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और सक्सेस लाएगा। स्टोरी वेव के इस सफर में हम हर कहानी के माध्यम से यही कोशिश करेंगे कि आप अपने भीतर की उस शक्ति को जगाएं जो आपको एक बेहतर इंसान बना सके। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। आपकी कहानी, आपके फैसले और आपका भविष्य
सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में आ जाता है। यही है अपनी इरेशनैलिटी पर विजय पाने की असली ताकत। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। कभी आपने गौर किया है कि इस दुनिया में हर कोई अपने ही छोटे से ब्रह्मांड में जीता है। हर इंसान अपने दर्द, अपनी उम्मीदों, अपनी जीत और अपनी हार के दायरे में कैद है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को समझते हैं, लेकिन अक्सर सच ये होता है कि हम सिर्फ अपनी नज़र से ही दुनिया को देख रहे होते हैं। यही वजह है कि जब कोई हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो हमें लगता है कि वह हम पर हमला कर रहा है। जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो हमें लगता है कि शायद हम कमज़ोर हैं। दरअसल हर इंसान अपने आप को कहानी का नायक मानता है, और यही वह जगह है जहां से नार्सिसिज्म की असली तस्वीर शुरू होती है। एक कहानी सोचिए। रिया नाम की एक लड़की थी जो हर चीज में परफेक्ट थी। ऑफिस में उसकी मेहनत के चर्चे थे, दोस्त उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करते थे, लेकिन रिया के भीतर एक अनकहा डर था, कहीं लोग उसकी कीमत न समझें। इसलिए वह हर बात को अपने इर्द गिर्द जोड़ लेती थी। अगर किसी मीटिंग में उसका आइडिया रिजेक्ट हो जाता तो उसे लगता कि पूरी टीम उससे नफरत करती है। अगर कोई दोस्त उसे कॉल बैक न करे तो वह सोचती कि शायद उसने कुछ गलत कहा होगा। धीरे धीरे यह आदत उसे अकेला करने लगी। वह अपने ही ख्यालों के पिंजरे में कैद हो गई, जहां हर बात उसके सेल्फ इमेज के खिलाफ लगती थी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि नार्सिसिज्म का मतलब सिर्फ घमंड या स्वार्थ नहीं है। यह एक अदृश्य दीवार है जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने से रोकती है। हर इंसान में कुछ हद तक सेल्फ लव होता है। यह हमें अपनी कीमत पहचानने और खुद से प्यार करने में मदद करता है। लेकिन जब यह सेल्फ लव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम दूसरों की दुनिया को देखना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमारी वजह से हो रही है। कोई हमें अनदेखा करे तो वह बुरा है, कोई हमारी तारीफ न करे तो वह जेलस है, और इसी सोच के कारण हम अपने रिश्तों को खुद ही कमजोर कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी दोस्त के सामने अपना दुख बांटते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपनी कहानी में उलझा रहता है। या आप किसी की मदद करते हैं, पर वह आपकी भावनाओं को महसूस ही नहीं करता। यह दर्दनाक है ना? नार्सिसिज्म वही जगह है जहां एम्पैथी मर जाती है, और एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता ही वो पुल है जो इंसानों को जोड़ता है। जब हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं तो हम यह पुल तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे हमारी दुनिया और भी छोटी हो जाती है। रिया की कहानी यहीं रुकती नहीं। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त अयान से मुलाकात की। अयान ने उससे कहा, कभी कभी दुनिया तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग अपनी परेशानियों में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें किसी और की परवाह करने की ताकत ही नहीं बचती। यह बात रिया के दिल में गूंजने लगी। उसने पहली बार सोचा कि शायद दुनिया उतनी उसके खिलाफ नहीं जितना वह मानती थी। शायद लोग भी अपनी अपनी लड़ाइयों में इतने थके हुए हैं कि दूसरों की भावनाओं को देखने की फुर्सत नहीं होती। यही सच्चाई है। जब हम अपनी नज़र दूसरों की ओर मोड़ते हैं, जब हम अपने मन का शोर थोड़ा कम कर दूसरों की धड़कनों को सुनना शुरू करते हैं, तब हम असली कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। नार्सिसिज्म को बदलना आसान नहीं होता। यह हमारे भीतर गहराई तक जड़ें जमाए बैठा होता है। हमें अपनी ईगो की आवाज से ऊपर उठकर किसी और के दर्द को महसूस करना सीखना पड़ता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एहसास होता है कि एम्पैथी सिर्फ दूसरों को हील करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमें भी बदल देती है। यह हमारे भीतर की कठोरता को नरम कर देती है। यह हमें इंसानियत के असली मायने सिखाती है। कभी किसी भीड़ भरी जगह पर खड़े होकर चारों ओर देखिए। हर इंसान अपने संघर्षों में डूबा हुआ है। कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर टूट चुका है। कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन शायद उसने कल ही किसी अपनों को खोया हो। जब आप इस सच्चाई को दिल से महसूस करते हैं, तो आपकी अपनी परेशानियां भी थोड़ी हल्की लगने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि यह दुनिया सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, यह एक साझा कहानी है, जहां हर किरदार अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। और जब यह एहसास आपके भीतर गहराई से उतरता है, तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप पाते हैं कि छोटे छोटे जेस्चर्स, एक मुस्कान, एक ईमानदार कॉम्प्लीमेंट, किसी के दर्द को सुने बिना टोके,
किसी की जिंदगी में रोशनी बन सकते हैं। आप पाते हैं कि सेल्फ लव का असली मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं, बल्कि इतना मजबूत बनना है कि आप दूसरों को भी अपने दिल में जगह दे सकें। एम्पैथी आपकी जिंदगी को न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी और खूबसूरत बना देती है। जब आप धीरे धीरे अपनी नजरें अपने ईगो से हटाकर किसी और के अनुभवों की तरफ मोड़ते हैं, तो आपको दुनिया के रंग और गहरे लगते हैं। आपको महसूस होता है कि हर इंसान की एक अनकही कहानी है, जिसे समझने का प्रयास ही असली इंसानियत है। चैप्टर 3 द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, सी पीपल्स मास्क्स। जिंदगी के इस बड़े से रंगमंच पर हर इंसान किसी न किसी किरदार को निभा रहा है। हम सभी के चेहरे पर अलग अलग मुखौटे होते हैं, कभी मुस्कान का, कभी आत्मविश्वास का, कभी सख्ती का। लेकिन इन मुखौटों के पीछे छुपे होते हैं अनकहे डर, अधूरी इच्छाएं और गुप्त सच्चाइयां। हम अक्सर मान लेते हैं कि लोग वैसे ही हैं जैसा वे दिखते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हर इंसान के भीतर एक पूरी दुनिया छुपी होती है, जिसे वह दूसरों से बचाकर रखता है। सोचिए, एक नया सहकर्मी आपके ऑफिस में आता है। वह हर समय हंसता मुस्कुराता रहता है, हर किसी से सहजता से बातें करता है। आपको लगता है कि वह आत्मविश्वासी और खुशमिजाज है, लेकिन आपको यह नहीं दिखता कि उसकी मुस्कान दरअसल उसके इनसिक्योरिटी को ढकने का तरीका है। हो सकता है कि वह अंदर से डरता हो कि कहीं लोग उसे कम ना आंकें। इसी तरह कोई सख्त बॉस जो हर बात पर डांटता है, वह शायद खुद की कमजोरी को छुपा रहा हो। लोग जो मुखौटे पहनते हैं, वे अक्सर उनके असली स्वभाव का उल्टा होते हैं। एक कहानी पर ध्यान दीजिए। अनुराग नाम का एक युवक था जो कॉलेज में हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। वह हमेशा महंगे कपड़े पहनता, ऊंची ऊंची बातें करता और ऐसा दिखाता मानो उसे कुछ भी हिला नहीं सकता। लोग उसे कॉन्फिडेंट मानते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपने भीतर गहरी हीना भावना से जूझ रहा था। उसे डर था कि अगर लोग उसके स्ट्रगल को जान लेंगे तो वे उसका सम्मान नहीं करेंगे। उसके दोस्तों में सिर्फ एक था, सौरभ, जिसने उसकी आंखों की थकान और उसकी मुस्कान के पीछे छिपी उदासी को पहचान लिया। यही पहचान उसे सच्चा दोस्त बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह सिखाते हैं कि लोगों के व्यवहार को सतह पर देखकर तुरंत फैसले लेना खतरनाक है। दुनिया में ज्यादातर लोग एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ताकत का नकाब पहनता है, तो कोई अपने डर को ढकने के लिए बेफिक्री का। लोग अपने शब्दों से ज्यादा अपने मुखौटों के जरिए बात करते हैं। जो आप सुनते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। जो आप देखते हैं वह भी अक्सर एक इल्यूजन होता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं और वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद गुस्सा होगी, लेकिन अगर आप रुक कर सोचें कि शायद उसका गुस्सा उसके अपने डर या असुरक्षा से निकल रहा है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आप सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके पीछे के इमोशंस पर ध्यान देना सीखेंगे। यह समझ न केवल आपको दूसरों को गहराई से देखने की क्षमता देती है, बल्कि आपको अपने रिश्तों में भी मजबूत बनाती है। यह दुनिया एक मंच है जहां हर कोई अपने अपने किरदार को परफेक्शन के साथ निभाने की कोशिश कर रहा है। कोई खुद को मसीहा दिखाता है, जबकि उसके भीतर सेल्फिश मोटिव्स छुपे होते हैं। कोई खुद को मजबूत दिखाता है, जबकि वह भीतर से टूटा हुआ है। जब आप इन मुखौटों के आर पार देखना सीख जाते हैं, तो आप धोखे से बचते हैं और सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। रिश्तों में अक्सर हमारा दिल इसलिए टूटता है क्योंकि हम लोगों को उनके दिखावे से आंकते हैं। हम उनके कहे हुए शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी नजरों और उनके छोटे छोटे जेस्चर्स को अनदेखा कर देते हैं। एक मुस्कान हमेशा खुशी का संकेत नहीं होती, और एक सख्त चेहरा हमेशा नफरत का। असली समझ वही है जब आप सरफेस के पीछे छिपी कहानी को देख पाते हैं। कभी किसी भीड़ भरे कमरे में खड़े होकर लोगों के चेहरों को ध्यान से देखिए। कुछ के चेहरे पर बनावटी हंसी होगी, कुछ की आंखों में छुपा दर्द। यह एहसास आपको इंसानों के प्रति नरमी और जिज्ञासा देगा। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर कोई अपना मुखौटा पहनकर चलता है, तो आप लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करने लगते हैं। और यही समझ आपको भीड़ में अलग बनाती है, आपको गहरी सोच और सच्चे रिश्तों की ओर ले जाती है। चैप्टर 4
द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। जिंदगी में हम जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से हर कोई अपने अपने पैटर्न में बंधा होता है। कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, चाहे हालात कितने भी बदल जाएं। वे सोचते हैं कि शायद अगली बार नतीजा अलग होगा, लेकिन उनकी आदतें उन्हें फिर उसी अंधेरे गड्ढे में खींच लेती हैं। यही है कंपल्सिव बिहेवियर, वो अदृश्य ताकत जो इंसानों को एक ही रास्ते पर बार बार चलने पर मजबूर करती है, चाहे वह रास्ता उन्हें दर्द ही क्यों न दे रहा हो। एक कहानी सोचिए। नेहा नाम की एक लड़की थी जो हर बार अपने रिश्तों में टूट कर रह जाती थी। वह नए नए लोगों पर भरोसा करती, पर हर बार वही धोखा खाती। उसके दोस्त अक्सर कहते कि वह अपना दिल गलत लोगों को दे देती है। नेहा खुद से सवाल करती, मैं हर बार वही गलती क्यों दोहराती हूं? लेकिन जब वह गहराई से सोचती तो उसे एहसास होता कि उसके भीतर कहीं एक पुरानी चोट थी। बचपन का वह एहसास कि उसे प्यार पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा। यही अनजाना पैटर्न उसे ऐसे लोगों की ओर खींचता था जो उसे फिर आहत करते। रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं कि इंसानों के व्यवहार को समझने के लिए आपको उनके वर्ड्स नहीं बल्कि उनके पैटर्न्स को देखना चाहिए। कोई व्यक्ति कितनी भी मीठी बातें करे, कितने भी बड़े वादे करे, लेकिन उसका असली चरित्र उसके दोहराए गए कर्मों में झलकता है। आप किसी के साथ एक बार काम करें तो वह चाम या दिखावे से आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि वह दबाव में कैसे रिएक्ट करता है, उसकी आदतें किस दिशा में जाती हैं, तो आप उसकी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सहकर्मी बार बार डेडलाइन मिस करता है। हर बार वह नए एक्सक्यूजेस देता है। नेटवर्क की दिक्कत थी, परिवार में समस्या आ गई थी, इस बार नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा। एक दो बार आप उसकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन जब यह पैटर्न लगातार दिखता है तो आपको समझ आ जाता है कि यह उसकी हैबिट है, न कि एक एक्सीडेंट। यही तरीका है लोगों के कैरेक्टर की ताकत या कमजोरी को पहचानने का, उनके रिपीटेड बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना। जिंदगी हमें अक्सर ऐसे लोगों से मिलवाती है जो शुरुआत में बेहतरीन लगते हैं। वे चार्मिंग हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं या अपने वर्ड्स से जादू कर सकते हैं, लेकिन असली कीमत उनके टफ सिचुएशंस में लिए गए डिसीजंस और उनके पुराने पैटर्न से पता चलती है। कोई इंसान मुश्किलों में घबराकर दूसरों को ब्लेम करता है, तो कोई उन्हीं मुश्किलों को ग्रोथ के अवसर में बदल देता है। कैरेक्टर की असली मजबूती इसी में झलकती है। हम अक्सर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों में सिर्फ वर्ड्स या इमोशंस के आधार पर जजमेंट्स बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों के कंपल्सिव पैटर्न्स को देखना ही हमें धोखे से बचा सकता है। जब आप किसी को बार बार अपनी गलतियों को दोहराते हुए देखते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक वह खुद अपने पैटर्न्स को पहचान कर बदलना न चाहे। नेहा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अपने पुराने घावों को हील किए बिना वह नए रिश्तों में वही गलती करती रहेगी। उसने अपने पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया और खुद से वादा किया कि वह अब उन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेगी जो पहले उसे नजरअंदाज करने की आदत थी। जैसे ही उसने यह बदला, उसकी जिंदगी ने नए रास्ते देखे। कभी आपने गौर किया है कि आपके आसपास के लोग या शायद आप खुद किसी कंपल्सिव पैटर्न में फंसे हुए हैं? कोई हर बहस में डिफेंसिव हो जाता है, चाहे बात कितनी भी छोटी हो। कोई बार बार टॉक्सिक सिचुएशंस में लौटता है, यह सोचकर कि इस बार नतीजा अलग होगा। ये पैटर्न सिर्फ उनकी आदतें नहीं हैं, बल्कि उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन चुके हैं। जब आप इन्हें पहचानना सीख जाते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों को समझते हैं, बल्कि खुद को भी गहराई से देखने लगते हैं। भीड़ में हर चेहरा एक कहानी कहता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सरफेस पर नहीं होती। असली पहचान उनके चॉइसेस, उनकी प्रतिक्रियाओं और उनके दोहराए गए कदमों में छुपी होती है। जब आप ध्यान से देखने लगते हैं कि कौन किस तरह की सिचुएशंस में कैसा बर्ताव करता है, तब आप यह समझने लगते हैं कि ताकतवर कैरेक्टर वही है जो अपने कंपल्सिव बिहेवियर को जीतकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सके। चैप्टर 5 द लॉ ऑफ कविटसनेस बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। हमारी जिंदगी में एक अदृश्य ताकत काम करती है, वो है चाहत की शक्ति। इंसान अक्सर वही चीज चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती।
यह स्वभाव हमारी गहरी भावनाओं से जुड़ा है। हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो हर समय हमारे पास रहती हैं, लेकिन वही चीज अगर किसी और के पास चमकती हुई दिखे तो अचानक उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यही कविटसनेस, चाहत और आकर्षण का नियम हमारे रिश्तों, सपनों और फैसलों को दिशा देता है। एक कहानी सोचिए। अमित नाम का एक युवक था जिसके पास एक साधारण सी पुरानी घड़ी थी। वह उसे कभी खास नहीं मानता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्त ने वही घड़ी बड़े शौक से मांगी और पहन ली, तब अचानक अमित को वह घड़ी कीमती लगने लगी। यह सिर्फ घड़ी की बात नहीं थी, यह उस एहसास की बात थी कि कोई और चीज को महत्व दे रहा है। यही भावनात्मक चाल हमारी चाहतों को गढ़ती है। रॉबर्ट ग्रीन यह दिखाते हैं कि लोग अक्सर वही चाहते हैं जो दूसरों को चाहिए या जो उन्हें दुर्लभ लगता है। यह चाहत ही कभी रिश्तों को जन्म देती है तो कभी दुश्मनियां भी पैदा कर देती है। रिश्तों में अगर आप खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध करवा दें तो लोग आपकी कीमत कम आंकने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, रहस्य का हल्का सा पर्दा डालते हैं, लोग आपके प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। इंसानी मन का यह खेल सदियों से चला आ रहा है। चाहत हमेशा उस दिशा में बहती है जहां उसे थोड़ा प्रयास करना पड़े। इमेजिन कीजिए, आप किसी भीड़ में हैं और सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कोई एक व्यक्ति आत्मविश्वास से, बिना दिखावे के, पर अपने आप में सच्चा होकर खड़ा होता है, सबकी नजरें उसकी ओर खींच जाती हैं। यह उसकी रेयर क्वालिटी है, उसकी स्कैर्सिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी जो लोगों को खींचती है। लोग उसे पाना, उससे जुड़ना या कम से कम उसे समझना चाहते हैं। चाहत की यह ताकत सिर्फ भौतिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि लोगों और विचारों के लिए भी काम करती है। रिश्तों में भी यही नियम काम करता है। कोई व्यक्ति जितना एक्सेसिबल होता है, लोग उसे उतना ही हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को महत्व देते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हैं और हर समय खुद को दूसरों के अप्रूवल के लिए नहीं झुकाते, तभी आप वास्तव में डिजायरेबल बनते हैं। ये बात सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप्स, करियर और हर तरह के सोशल इंटरैक्शन पर लागू होती है। कभी आपने गौर किया है कि अक्सर वही चीजें सबसे आकर्षक लगती हैं जो थोड़ी दुर्लभ होती हैं? जैसे कोई किताब जो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, अचानक कलेक्टर्स के लिए खजाना बन जाती है, या कोई व्यक्ति जो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखता है, लोगों के लिए रहस्य और इंट्रिग का कारण बन जाता है। लोग उस चीज को पाने के लिए खींचते हैं जो उनकी पहुंच से थोड़ी बाहर हो। यह मानव स्वभाव की गहरी सच्चाई है। हम अक्सर वही चाहते हैं जिसे पाना मुश्किल हो। अमित की घड़ी का उदाहरण तो एक छोटी सी झलक है। असल जिंदगी में यह नियम रिश्तों में और भी गहराई से काम करता है। कई बार लोग किसी को सिर्फ इसलिए चाहने लगते हैं क्योंकि बाकी लोग उसे एडमायर करते हैं। यह सिर्फ पर्सनल अट्रैक्शन की बात नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में दिखता है, चाहे वह व्यवसाय हो, कला हो या दोस्ती। कोई आइडिया या प्रोडक्ट तभी मास अटेंशन खींचता है जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग उसे चाहते हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि अपनी वैल्यू दिखाने का मतलब यह नहीं कि आप हर समय अपनी क्वालिटीज को शोकेस करें, बल्कि कभी कभी थोड़ा रहस्य बनाए रखना, अपनी उपस्थिति को रेयर बनाना और अपने स्टैंडर्ड्स पर कायम रहना ही सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। लोग उस चीज की कद्र तभी करना सीखते हैं जब उन्हें लगता है कि वह हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। यही आकर्षण का खेल है। डिजायर को फ्यूल देने वाला वही एहसास कि यह चीज खास है, अलग है, और इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। भीड़ में खड़े हर इंसान की आंखों में अलग अलग चाहतें तैर रही होती हैं। कोई किसी की सक्सेस को देखकर उसके जैसा बनना चाहता है, कोई किसी के कॉन्फिडेंस को देखकर सीक्रेटली सोचता है कि काश वह भी ऐसा महसूस कर पाता। और कई बार लोग किसी को सिर्फ इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति सबकी चाहत का केंद्र है। यह अदृश्य धागा ही हमारे रिश्तों और फैसलों को जोड़ता है। चाहत की यह ताकत हमें आगे बढ़ाती है, हमें खींचती है और कई बार हमें बदल भी देती है। चैप्टर 6 द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। जिंदगी की दौड़ में अक्सर हम इतना पास का दृश्य देखने लगते हैं कि आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है।
यही शॉर्ट साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि की कमी हमारे फैसलों और रिश्तों को कमजोर कर देती है। जब इंसान सिर्फ तात्कालिक सुख या डर के आधार पर निर्णय लेता है तो वह अक्सर ऐसे रास्ते पर चला जाता है जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। यह नियम हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी पर्सपेक्टिव को ऊंचा उठाएं और हर स्थिति को बड़े पैमाने पर देखने की आदत डालें तो हम जिंदगी के खेल में हारने वालों में नहीं बल्कि जीतने वालों में शामिल हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे कस्बे का युवक रजत। वह हर रोज अपने काम से ऊब चुका था और बस जल्दी से पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढ रहा था। उसे लगा कि कोई रिस्की बिजनेस एकदम से उसकी जिंदगी बदल सकता है। बिना सोचे समझे उसने अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा दी। कुछ हफ्तों में बिजनेस डूब गया। उस समय जो फैसला उसे स्मार्ट और अर्जेंट लगा था वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अगर रजत ने एक कदम पीछे हटकर ब्रॉडर व्यू से सोचा होता, मार्केट, ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, तो शायद वह अपनी मेहनत और सपनों को यूं गंवाता नहीं। रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं कि इंसान की यह आदत शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए लॉन्ग टर्म विजन खो देना हर जगह दिखती है। रिश्तों में भी लोग कभी कभी छोटी सी नाराजगी या ईगो के कारण ऐसे वर्ड्स कह देते हैं जिनसे सालों का भरोसा टूट जाता है। सोचिए, एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ। गुस्से में पति ने हार्श वर्ड्स बोल दिए जो पल भर की संतुष्टि के लिए थे, पर उन शब्दों की चोट ने उनके बीच दूरी पैदा कर दी। अगर उसने अपने ईगो को एक तरफ रखकर बड़े पर्सपेक्टिव से देखा होता तो शायद वह समझ पाता कि एक रिश्ते की वार्मथ किसी भी तात्कालिक गुस्से से ज्यादा कीमती है। जिंदगी हमें बार बार यह दिखाती है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों को मिलती हैं जो ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। हर महान नेता, हर विजनरी, चाहे वह महात्मा गांधी हों या एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पल भर की भावनाओं या लोभ के बजाय अपने दीर्घकालीन दृष्टिकोण को चुना। गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत की हर उकसावे वाली चाल का जवाब तुरंत रिटेलिएशन से नहीं दिया। उन्होंने धैर्य और बड़े मकसद के साथ लंबा रास्ता चुना। यही दूरदृष्टि उन्हें इतिहास में अमर बना गई। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी यह पैटर्न गहराई से बैठा होता है। जब हम बार बार तुरंत सुख या अप्रूवल के पीछे भागते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी आदत को मजबूत करता है। धीरे धीरे हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो आज के लिए जीता है, कल की कीमत पर। यही वजह है कि बहुत से लोग पैसे, रिश्तों या करियर में स्थायी सफलता नहीं पा पाते, क्योंकि वे मोमेंटरी हैप्पीनेस को ही अल्टीमेट गोल मान लेते हैं। लेकिन जो लोग खुद को रोकते हैं, सोचते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, वही असली मास्टर्स बनते हैं। एक और कहानी लीजिए, सिया, जो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। उसे कई बार छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से इमीडिएट फेम का लालच मिला, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वह कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि वह मौके खो रही है, लेकिन सालों बाद सिया का मास्टरपीस दुनिया भर में सराहा गया। उसने साबित कर दिया कि शॉर्ट टर्म गेन से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म विजन चुनना ही सच्चा सेटिस्फैक्शन देता है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें तुरंत एक्शन लेने का मन होता है, कभी डर के कारण, कभी लालच के कारण, कभी ईगो के कारण। यही वे पल होते हैं जब शॉर्ट साइटेडनेस हमें फंसा सकती है। चाहे वह नौकरी बदलने का फैसला हो, किसी रिश्ते को खत्म करने का या किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं अपनाते तो हम बाद में पछता सकते हैं। जो लोग अपने मन को शांत कर, अपनी भावनाओं को अलग रखकर पूरे परिदृश्य को देखते हैं, वही बड़ी उपलब्धियों और सच्चे सम्मान के हकदार बनते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस से ऊपर उठना आसान नहीं है। यह हमारी आदतों और भावनाओं के खिलाफ लड़ना है। इसका मतलब है, हर बार जब आप किसी डिसीजन के सामने हों तो खुद से पूछें, क्या यह सिर्फ इस पल के लिए सही लग रहा है या यह मुझे आने वाले सालों में भी खुशी देगा? यह सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करता है ताकि वह हर बार जल्दी के जाल में फंसे बिना गहराई से सोच सके। भीड़ में भागते हुए हर इंसान को लग सकता है कि सबसे तेज दौड़ना ही जीत है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो एक बार रुक कर ऊपर देखता है कि रास्ता कहाँ ले जा रहा है, कि क्या यह दौड़ उसे उसके सच्चे सपनों तक पहुंचा रही है
यही वह शक्ति है जो आपकी नज़र को ऊंचाई पर ले जाती है, जहां से आप हर मोड़ को, हर चुनौती को और हर संभावना को नए नजरिए से देख सकते हैं। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। सॉफ्टन पीपल्स रेजिस्टेंस रिश्तों और बातचीत की दुनिया में एक अनदेखी दीवार अक्सर खड़ी होती है, डिफेंसिवनेस की दीवार। जब लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि कोई उनकी कमजोरियों को पकड़ लेगा, तो वे तुरंत अपने चारों ओर सुरक्षा का कवच खींच लेते हैं। यही वजह है कि कई बार सच्ची बातें, अच्छे इरादे और सुंदर रिश्ते भी टूट जाते हैं। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड खुद को बचाने के लिए ऐसा व्यवहार अपनाता है जो अक्सर उसकी ही ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग को रोक देता है। सोचिए, एक ऑफिस का दृश्य। एक नया कर्मचारी, राहुल, अपनी टीम को एक बेहतर तरीका बताना चाहता था, लेकिन उसका मैनेजर उसे डांट देता है, तुम्हें क्या पता, तुम नए हो। मैनेजर का मकसद शायद अपनी अथॉरिटी बनाए रखना था, लेकिन अंदर से वह इनसिक्योर था कि कोई उसकी एक्सपर्टाइज पर सवाल उठा रहा है। यह इनसिक्योरिटी ही डिफेंसिवनेस बन गई। उस पल में मैनेजर ने यह नहीं देखा कि राहुल की बात टीम के लिए लाभदायक हो सकती थी। यह एक छोटा उदाहरण है कि कैसे हमारा ईगो, जो हमारी रक्षात्मक दीवारों को मजबूत करता है, हमें सच्चाई और विकास से दूर कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन दिखाते हैं कि जब आप किसी से बदलाव या सहयोग चाहते हैं, तो सीधा टकराव उनकी दीवार को और ऊंचा कर देता है। लेकिन अगर आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, उनकी भावनाओं को वैलिडेट करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी रेजिस्टेंस पिघलने लगती है। एक कहानी याद आती है। समीरा नाम की एक सोशल वर्कर थी। वह गांव के लोगों को नई फार्मिंग टेक्निक्स सिखाना चाहती थी। शुरुआत में गांव वाले उसे ठुकराते रहे, हमारे तरीके ही सही हैं। समीरा ने टकराव का रास्ता नहीं चुना। उसने पहले उनकी पुरानी परंपराओं की तारीफ की, उनकी मेहनत को सराहा और फिर धीरे धीरे बदलाव की बातें शुरू की। कुछ महीनों में वही लोग उसकी बातों को अपनाने लगे। उसने उनके सबकॉन्शियस डिफेंस को सॉफ्टन किया, उन्हें सुना और सम्मान दिया। हर इंसान के भीतर यह डर छिपा होता है कि कहीं कोई उसकी कमजोरी को उजागर न कर दे या उसकी कीमत कम न कर दे। इसलिए जब आप किसी को एडवाइस देते हैं या उनकी गलती बताते हैं, तो वे अक्सर सुनने के बजाय खुद को बचाने लगते हैं। यह ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर आप उनके ईगो पर चोट न करें, बल्कि उन्हें लगे कि आप उनकी तरफ हैं, तो उनकी दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। यही तरीका आपको बेहतर कम्युनिकेटर, लीडर और दोस्त बनाता है। इमेजिन कीजिए, आप अपने दोस्त को समझाना चाहते हैं कि उसकी कोई आदत उसे नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप सीधे ब्लंट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तुम गलत हो, ऐसा मत करो, तो वह शायद डिफेंसिव होकर सुनना ही बंद कर देगा। लेकिन अगर आप पहले उसके अच्छे इरादों को एक्नॉलेज करें, उसकी भावनाओं को समझें और फिर अपनी बात को जेंटल तरीके से रखें, तो उसके मन का रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। यही वह सटल आर्ट है जो आपकी रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है। डिफेंसिवनेस को सॉफ्टन करने का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। यह सच्चे एम्पैथी और समझ से जुड़ा है। जब आप किसी की भावनाओं को पहचानते हैं, आप उनके सबकॉन्शियस फियर्स तक पहुंचते हैं। आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे अटैक नहीं, बल्कि सपोर्ट का सामना कर रहे हैं। यह तरीका सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि बिजनेस, लीडरशिप और हर सोशल इंटरेक्शन में काम करता है। कई बार लीडर्स अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके वर्ड्स कर्मचारियों के ईगो पर चोट कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि कर्मचारी बदलाव के बजाय प्रतिरोध करने लगते हैं। वहीं एक ऐसा लीडर जो पहले उनकी मेहनत की सराहना करता है, फिर जेंटल तरीके से इंप्रूवमेंट्स की बात करता है, उसे लोग ओपन हार्ट से सुनते हैं। यह लॉ हमें सिखाता है कि पावर और परसुएशन का असली रहस्य जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग में छिपा है। हमारी जिंदगी में भी छोटे छोटे पल आते हैं जब हमें यह कला अपनानी होती है। किसी दोस्त से माफी मांगते हुए, किसी सहकर्मी को सलाह देते हुए या परिवार में बदलाव की बात करते हुए। हर बार जब आप किसी के डिफेंस मैकेनिज्म को महसूस करें, तब एक कदम पीछे हटकर सोचें, मैं उसकी नज़र से यह स्थिति कैसे देख सकता हूं। यह सवाल आपको टकराव से बचाएगा और रिश्तों को हील करने की दिशा में ले जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में
यह पैटर्न छिपा है कि हम अपने आप को बचाने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन यही दीवारें कई बार हमें प्यार, समझ और सच्ची ग्रोथ से दूर कर देती हैं। जब आप इस पैटर्न को समझते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों के डिफेंस को सॉफ्टन कर पाते हैं, बल्कि अपनी खुद की दीवारों को भी गिराना सीखते हैं। यह समझ आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां बातचीत टकराव में नहीं बदलती, जहां डिफरेंसेस दुश्मनी में नहीं बदलते और जहां बदलाव रेजिस्टेंस के बजाय एक्सेप्टेंस बनकर सामने आता है। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि हमारी नाकामियों का कारण बाहर की दुनिया है, हालात, लोग या किस्मत, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारे अंदर ही छिपा होता है। सेल्फ सैबोटाज यानी अपनी ही सफलता के रास्ते में खुद रुकावट बन जाना। यह एक अदृश्य जाल है जिसे हम अक्सर महसूस भी नहीं करते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमी नकारात्मक सोच, डर और पुरानी आदतें हमें बार बार उसी जगह खींच लाती हैं जहां से हम निकलना चाहते हैं। सोचिए, नेहा नाम की एक प्रतिभाशाली लड़की थी जिसे सिंगिंग का शौक था। उसे कई बार ऑडिशंस का मौका मिला, लेकिन हर बार उसने किसी न किसी बहाने से जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि समय ठीक नहीं है या वह अभी परफेक्ट नहीं है। हकीकत यह थी कि उसके अंदर एक गहरी आवाज थी, तुम काफी अच्छी नहीं हो। ये आवाज उसके सबकॉन्शियस ने पुराने अनुभवों से सीखी थी। बचपन में जब किसी ने उसे ताना मारा था कि उसकी आवाज अच्छी नहीं। यही डर उसे बार बार अपनी ही मंजिल से दूर खींच रहा था। बाहर से हालात ठीक थे, मौके उसके दरवाजे तक आ रहे थे, लेकिन भीतर का डर उसके सपनों को सैबोटाज कर रहा था। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह पैटर्न हर किसी के जीवन में होता है। लोग अक्सर दूसरों या परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, जबकि असल समस्या उनके एटीट्यूड में होती है। जब आप सोचते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो आप सबकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उस सोच को सच कर देते हैं। एक आदमी जो मानता है कि सब उसे धोखा देंगे, वह रिश्तों में दूरी बनाए रखता है, हर बात पर शक करता है, और नतीजा यह होता है कि लोग सचमुच उससे दूर हो जाते हैं। यह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, जहां आपका एटीट्यूड ही आपकी रियलिटी बनाता है। इमेजिन कीजिए, एक युवा एंटरप्रेन्योर समीर, उसका पहला स्टार्टअप फेल हो गया। उसने तय कर लिया कि वह अनलकी है और बिजनेस उसके बस का नहीं। जब दूसरा मौका मिला तो उसने आधे मन से काम किया, पहले ही हार मान ली और दोबारा असफल हो गया। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या असल समस्या मार्केट थी या मेरा बिलीफ सिस्टम? उसने अपना एटीट्यूड बदला, असफलताओं को सीख के रूप में लिया और तीसरी बार पूरी एनर्जी और पॉजिटिव दृष्टिकोण से काम किया। इस बार उसने न केवल सक्सेस पाई, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर किया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इसी में है। यह वही बनाता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो यह आपको वही अनुभव देगा जिससे यह सोच और मजबूत हो। लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि बदलते हैं, फेलियर्स को लेसन्स की तरह देखते हैं, रिजेक्शंस को रीडायरेक्शन मानते हैं, तो आपकी सर्कमस्टेंसेस भी बदलने लगती हैं। दुनिया वही रहती है, लेकिन आपका नजरिया बदलते ही वही दुनिया नए अवसरों से भर जाती है। कई बार सेल्फ सैबोटाज बहुत सटल रूप में आता है, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग या परफेक्शनिज्म। आप सोचते हैं कि आप बस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप डर रहे होते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर आपकी ग्रोथ रोक देता है। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। रिश्तों में भी यही नियम काम करता है। कोई व्यक्ति जिसने बचपन में रिजेक्शन झेली हो, वह सबकॉन्शियसली यह मान लेता है कि हर रिश्ता टूटेगा। इसलिए वह या तो बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाता है या पहले ही दीवार खड़ी कर लेता है। नतीजा वही होता है जिससे वह डर रहा था, रिश्ता टूट जाता है। बाहर से यह बैड लक लगता है, लेकिन असल में यह उसका अपना डर था जिसने हालात बनाए। सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने पैटर्न्स को पहचानना। हर बार जब कुछ गलत हो तो सिर्फ बाहरी कारण मत खोजिए। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं खुद अपनी राह रोक रहा हूं? जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है।
और यह बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, जैसे हर मॉर्निंग अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना और अपने डर के बावजूद एक्शन लेना। सोचिए, अगर नेहा ने अपनी आवाज को जज करने के बजाय खुद पर भरोसा किया होता तो वह ऑडिशन में जाती, भले ही फेल हो जाती, लेकिन हर कोशिश के साथ उसका सबकॉन्शियस डर कमजोर होता और उसकी कॉन्फिडेंस मजबूत। यही प्रक्रिया हमें सेल्फ सैबोटाज के जाल से बाहर लाती है। यह दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलने की शक्ति है। हम अक्सर बाहर की चीजों पर ध्यान देते हैं, नौकरी, पैसे, रिश्ते, लेकिन असल गेम चेंजर हमारा एटीट्यूड है। वही सर्कमस्टेंसेस को बदलने का दरवाजा खोलता है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरी गलतियां मुझे मजबूत बनाती हैं और मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तब आपकी ऊर्जा बदलती है। यह ऊर्जा आपके काम, शब्दों और फैसलों में झलकती है और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। यह नियम हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हर बार जब आप खुद को कमजोर समझते हैं, आप अपनी ही क्षमता को छोटा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना एटीट्यूड बदलते हैं, वही दुनिया आपको नए रास्ते दिखाती है। वही मौके जो पहले अदृश्य थे, अब आपके सामने उजाले की तरह चमकने लगते हैं। चैप्टर 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड। हमारे भीतर एक ऐसी परत होती है जिसे हम अक्सर दुनिया से छुपा लेते हैं और कई बार खुद से भी। यही हमारी सप्रेस्ड इमोशंस और डिजायर्स हैं, जिन्हें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में दबाकर रखते हैं। यह रिप्रेशन, यानी अपने डर, गुस्से, जलन या गुप्त इच्छाओं को नकार देना, पहली नजर में हमें सुरक्षित लग सकता है, लेकिन असल में यह हमें धीरे धीरे भीतर से कमजोर करता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने दर्द को भूलने की कोशिश की तो वह मिट जाएगा, लेकिन दबे हुए जख्म अक्सर और गहरे हो जाते हैं। सोचिए, विवेक नाम का एक व्यक्ति, जिसे बचपन में बार बार यह सिखाया गया था कि लड़के रोते नहीं, उसने अपने हर दर्द, हर अपमान को अंदर दबाना सीख लिया। बाहर से वह मजबूत और खुश दिखता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की कड़वाहट दूसरों के प्रति गुस्से और खुद के प्रति नफरत के रूप में बाहर आने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा, रिश्तों में दूरी महसूस करने लगा और खुद को अकेला समझने लगा। विवेक ने जो अपनी डार्क इमोशंस को दबाया था, वही बाद में उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। रॉबर्ट ग्रीन दिखाते हैं कि हर इंसान के अंदर यह शैडो साइड मौजूद होती है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस या अपने डर की वजह से छुपाते हैं। जब हम इन भावनाओं को दबाते हैं तो वे और ताकतवर होकर अलग तरीकों से बाहर निकलती हैं, जैसे सार्केज्म, ओवर रिएक्शन या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। यह रिप्रेशन सिर्फ इमोशनल पेन नहीं लाता, बल्कि हमारे निर्णय, रिश्तों और आइडेंटिटी को भी शेप करता है। इमेजिन कीजिए, एक महिला जो बचपन में किसी ने उसकी क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाया था, उसने तय कर लिया कि वह कभी अपनी कला किसी को नहीं दिखाएगी। उसने पेंटिंग से दूरी बना ली, लेकिन उसके भीतर वह इच्छा दबे अंगार की तरह जलती रही। बाद में हर बार जब उसने किसी और को सक्सेस पाते देखा तो उसके भीतर ईर्ष्या की चुभन महसूस हुई। उसने कभी समझा ही नहीं कि यह उसकी सप्रेस्ड पैशन थी, जो अब दर्द और नेगेटिविटी में बदल रही थी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की खासियत यही है, ये कुछ भी सच में नहीं भूलता। हर भाव, हर अनुभव, हर अनकही बात वहां दर्ज रहती है। जब हम अपने डार्क साइड को कन्फ्रंट नहीं करते, तो यह धीरे धीरे हमारे एक्शंस और बिहेवियर में लीक होना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई बार हमें खुद पर गुस्सा आता है, या हम ऐसे रिएक्शंस देते हैं जो हमें भी हैरान कर देते हैं। यह दबे हुए हिस्से की आवाज होती है जो सुनी जाना चाहती है। यह रूल हमें सिखाता है कि खुद के डार्क इमोशंस को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने डर, गुस्से या इच्छाओं को स्वीकार करते हैं, तो वे आप पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं। एक ईमानदार नजर अपने भीतर डालना आसान नहीं होता, यह अनकंफर्टेबल होता है, कई बार दर्दनाक भी। लेकिन यही प्रक्रिया आपको ऑथेंटिक और बैलेंस्ड बनाती है। कभी कभी रिप्रेशन का असर पीढ़ियों तक जाता है।
एक परिवार जहां गुस्सा जताना गलत माना गया हो, वहां बच्चे सीखते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाना ही सर्वाइवल है। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर भावनात्मक दूरी महसूस करते हैं या अचानक अनकंट्रोल्ड एंगर में एक्सप्लोड करते हैं। यह दिखाता है कि हमारी दबाई गई भावनाएं केवल हमारे भीतर नहीं रहती, वे हमारे आसपास के रिश्तों और वातावरण को भी शेप करती हैं। इमेजिन एक स्टेज परफॉर्मेंस। हर कलाकार एक मास्क पहनकर अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन बैक स्टेज हर किसी के चेहरे पर सच्ची भावनाएं हैं। डर, इनसिक्योरिटी, एक्साइटमेंट, दर्द। हम सब भी इसी तरह जीते हैं, दुनिया के सामने एक मास्क लगाकर। लेकिन मास्क के पीछे की सच्चाई को स्वीकार किए बिना हम कभी सच्ची फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। जब आप अपने शैडो साइड को पहचानते हैं तो आप खुद को जज करना बंद करते हैं और दूसरों के प्रति भी कंपैशनेट हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिप्रेशन उन्हें मजबूत बना रही है, कि अगर वे दर्द को नजरअंदाज करेंगे तो यह गायब हो जाएगा। लेकिन रिप्रेशन ऐसा ज्वालामुखी है जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर लावा उबल रहा होता है। एक छोटी सी चिंगारी ही उसे फटने के लिए काफी होती है। यही कारण है कि कई बार लोग अचानक ब्रेकडाउन का शिकार होते हैं या ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी ग्रोथ और मैच्योरिटी का असली सफर शुरू होता है जब हम अपने भीतर की छुपी हुई कहानियों, दर्द और इच्छाओं को देखना शुरू करते हैं। अपने सबकॉन्शियस की उन परतों को खोलना जिनसे हम डरते हैं, हमें असली आज़ादी के करीब ले जाता है। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने डार्क साइड को गले लगाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में खुद को जानना शुरू करते हैं। चैप्टर 10 द लॉ ऑफ एनवी, बीवेयर द फ्रेजाइल ईगो। ईर्ष्या एक ऐसी चुपचाप जलती हुई आग जो दिखती नहीं पर अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। हम सभी किसी न किसी पल में इसका स्वाद चखते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन लगता है। यही फ्रेजाइल ईगो की असली परीक्षा है। जब दूसरों की सफलता हमें अपनी नाकामी की याद दिलाती है, यह एहसास धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेता है और हमारे सोचने, बोलने और करने के तरीके को प्रभावित करने लगता है। सोचिए, आरव नाम का एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पेंटिंग शुरू की थी। दोनों ने साथ सपने देखे थे, लेकिन एक दिन दोस्त की पेंटिंग्स को बड़ी एग्जीबिशन में जगह मिल गई और वह सबकी नजरों का केंद्र बन गया। बाहर से आरव मुस्कुराता रहा, लेकिन भीतर से उसकी ईर्ष्या ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। उसने अपनी खुद की कला पर शक करना शुरू किया, दोस्त से दूरी बना ली और धीरे धीरे अपने टैलेंट को भी नजरअंदाज करने लगा। उसका फ्रेजाइल ईगो दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करने के बजाय अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ईर्ष्या एक यूनिवर्सल इमोशन है। यह तभी पैदा होती है जब हम अपनी वर्थ को दूसरों की अचीवमेंट से मापते हैं। हम किसी को देखते हैं और सोचते हैं, अगर उसे यह मिला है तो शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। यही सोच हमारे एक्शंस को गाइड करने लगती है। हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी पीठ पीछे बातें कर सकते हैं या खुद को सैबोटाज कर सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ हमारे रिश्तों को तोड़ती है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और ग्रोथ को भी जकड़ लेती है। इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस में दो सहकर्मी हैं, दोनों ही मेहनती हैं। जब एक को प्रमोशन मिलता है, दूसरा बाहर से उसे बधाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट महसूस करता है। कुछ हफ्तों बाद वह छोटी छोटी बातें पकड़कर शिकायतें करने लगता है, काम में दिलचस्पी कम कर देता है और अपनी एनर्जी नकारात्मक कंपैरिजंस में खर्च करने लगता है। यही ईर्ष्या की सटल ताकत है। ये सीधी चोट नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे अंदर से गिराती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एनवी का जड़ें जमाना खतरनाक होता है, क्योंकि यह हमें ब्लाइंड बना देती है। हम अपने स्ट्रेंथ्स को भूलकर दूसरों की स्ट्रेंथ्स पर ही ध्यान देने लगते हैं। इससे हम अपनी एनर्जी को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाने के बजाय दूसरों की जर्नी पर बर्बाद करने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार हम दूसरों को गिरते देखकर सीक्रेटली खुश होते हैं, क्योंकि हमारा ईगो टेम्पोरेरीली सूथ्ड होता है, लेकिन यह सेटिस्फैक्शन टिकाऊ नहीं होता। ईर्ष्या का एंटीडोट है अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं,
और खुद से ईमानदारी से कहते हैं, हाँ, मैं जेलस महसूस कर रहा हूं, तो आप उस भावना के गुलाम नहीं रहते। इसके बाद जब आप ग्रैटिट्यूड को कल्टीवेट करते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी जर्नी और अपनी छोटी जीतों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो दूसरों की सक्सेस अब आपको चुभने के बजाय इंस्पायर करने लगती है। सोचिए, किसी का प्रमोशन आपके लिए एक रिमाइंडर हो सकता है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का फल मिलता है। किसी की खुशी आपको यह सिखा सकती है कि दुनिया में अबंडेंस है। किसी की सफलता का मतलब आपकी हार नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसे धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जब आप कंपैरिजन को छोड़कर कोलैबोरेशन को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी पीस बचाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और क्रिएटिविटी को भी मजबूत करते हैं। ईर्ष्या अक्सर डिस्गाइज पहनकर आती है, कभी सलाह के रूप में, कभी मजाक के रूप में, कभी बेवजह के आलोचना के रूप में। लेकिन अगर आप ध्यान दें, तो आप इस भावना को पकड़ सकते हैं और उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। आप दूसरों की सफलता को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ईगो के घाव को हील करने के बजाय उसे एक्सपैंड करने के लिए। क्योंकि सच यह है कि किसी की जीत आपकी हार नहीं, बल्कि यह सबूत है कि जीत संभव है। इमेजिन एक बगीचा जहां हर फूल अलग रंग और आकार का है। अगर एक फूल दूसरे से ईर्ष्या करता, तो वह अपना खिलना ही भूल जाता। लेकिन जब हर फूल अपनी यूनिकनेस को पहचानता है, तभी बगीचा सच में खूबसूरत बनता है। इंसानी रिश्ते और एम्बिशंस भी ऐसे ही हैं। दूसरों की रोशनी से डरने के बजाय अपनी रोशनी को पहचानना ही सच्ची आजादी है। फ्रेजाइल ईगो को हील करना एक प्रैक्टिस है। हर बार जब कंपैरिजन की चुभन महसूस हो, खुद से पूछिए, मैं इस फीलिंग को अपने ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकता हूं। जब आप यह करना सीखते हैं, तो ईर्ष्या आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी मेंटोर बन जाती है। यह आपको दिखाती है कि आपके अंदर कौन से ड्रीम्स अब भी जिंदा हैं, कौन सी डायरेक्शंस आपको एक्सप्लोर करनी हैं और कौन सी सीमाएं आप तोड़ सकते हैं। चैप्टर 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, कंट्रोल योर ईगोज एक्सपेंशन। अहंकार, वो चुपचाप बढ़ने वाला बीज जो अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इंसान को उसकी ही ऊंचाइयों से गिरा सकता है। ग्रैंडियोसिटी यानी अपने आप को जरूरत से ज्यादा बड़ा और अजेय मानना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा खेल है जिसे समझना आसान नहीं। जब ईगो की यह एक्सपेंशन अनकंट्रोल्ड रहती है, तो यह न केवल हमारे रिश्तों को बल्कि हमारे पूरे सफर को खतरे में डाल सकती है। सोचिए, अनय नाम का एक युवक जिसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा स्टार्टअप खड़ा किया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, उसके डिसीजंस को सराहने लगे। हर बार जब किसी ने उसे जीनियस कहा, उसका ईगो थोड़ा और फैल गया। धीरे धीरे वह फीडबैक को नजरअंदाज करने लगा, दोस्तों की सलाह को तुच्छ समझने लगा और यह मानने लगा कि उसकी हर बात सही है। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी गलतियों ने उसके पूरे बिजनेस को डगमगा दिया। लेकिन तब तक उसका ईगो इतना बढ़ चुका था कि उसने दोष अपनी प्लानिंग के बजाय दूसरों की निष्ठा पर डाल दिया। यही ग्रैंडियोसिटी की सटल ताकत है। यह हमें हमारी सीमाएं दिखने नहीं देती। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार यह एहसास दिलाता है कि हम स्पेशल हैं, और यह एहसास जरूरी भी है क्योंकि यह हमें कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन जब यह एहसास घमंड में बदलने लगे, तो यह हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। हम मानने लगते हैं कि हमें सीखने या बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले से ही सबसे बेहतर हैं। यही कारण है कि इतिहास के कई महान नेता और कलाकार अपनी ऊंचाई के शिखर पर आकर गिर पड़े, क्योंकि उनका ईगो उनकी समझदारी से तेजी से बढ़ रहा था। ग्रैंडियोसिटी हमें यह भी सिखाता है कि प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों ही हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जब लोग हमें सराहते हैं, तो वह उनकी परसेप्शन होती है। जब लोग हमें आलोचना करते हैं, तो वह भी उनकी परसेप्शन होती है। लेकिन ईगो इन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ्स बना देता है। हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं और खुद की सच्चाई को भूल जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग सफलता के बाद अपने पुराने दोस्तों और रूट से कट जाते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लेटेड ईगो उन्हें बताता है कि वे अब अलग लीग में हैं। इमेजिन एक टैलेंटेड म्यूजिशियन जो शुरुआत में हर सुर को सीखने के लिए अपने गुरु के सामने विनम्रता से बैठता था। जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसने रियाज करना कम कर दिया, गुरुओं की बातों को पुराने तरीके कहकर खारिज करने लगा
और मान लिया कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद जब नए कलाकारों ने अपनी मेहनत और लर्निंग से उसे पीछे छोड़ दिया, तो उसे एहसास हुआ कि उसका ईगो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ईगो का एक्सपेंशन हमें टेम्पोरेरीली पावरफुल महसूस कराता है, लेकिन यह पावर एक इल्यूजन होती है। असली ताकत तब आती है जब हम खुद को ग्राउंड पर रखते हैं, जब हम अपनी जीत का जश्न मनाते हुए भी यह मानते हैं कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। जब हम दूसरों को सुनने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। यह विनम्रता हमें न केवल स्टेबल बनाती है, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी इंस्पायरिंग बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड की एक दिलचस्प बात है, यह वही विश्वास मजबूत करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं अजेय हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, तो यह आपको ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखाता। लेकिन अगर आप खुद से यह कहते हैं, मैं कैपेबल हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं इंसान हूं और मुझसे गलती हो सकती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको अवेयर और फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। सोचिए, एक पर्वतारोही जो शिखर पर खड़े होकर सोचता है कि अब वह अजेय है, अक्सर अगली चढ़ाई के लिए तैयारी करना भूल जाता है। लेकिन वही पर्वतारोही जो हर शिखर को एक लेसन मानकर ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ता है, वही और ऊंचाइयां छूता है। ग्रैंडियोसिटी की यही सच्चाई है। ये हमें एक स्वीट इल्यूजन देती है, पर अगर हम उस इल्यूजन में खो जाएं, तो यही हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन सकती है। हम सभी के भीतर यह टेंडेंसी छिपी है, चाहे वह छोटी उपलब्धियां हों या बड़े माइलस्टोन्स। ईगो का बीज हर जीत के साथ सींचा जाता है, लेकिन जब हम इस बीज को बैलेंस और अवेयरनेस के पानी से सींचते हैं, तब यह हमें मजबूत बनाता है। जब हम इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं, तो यह हमें निगल जाता है। इसलिए सच्ची मास्टरी यह है कि हम अपनी वर्थ को पहचानें, लेकिन उसे इतनी हवा न दें कि वह हमारी रियलिटी को धुंधला कर दे। दूसरों की प्रशंसा को सुनते हुए भी खुद से पूछना, क्या मैं अभी भी सीख रहा हूं? यह एक पावरफुल हैबिट है। अपनी उपलब्धियों के बीच भी जमीन से जुड़े रहना और यह समझना कि हर सक्सेस टेम्परेरी है और हर मोमेंट नया लेसन लाता है। यही एक स्टेबल माइंड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की पहचान है। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, रिकनेक्ट टू द फेमिनिन विदिन। लिंग की कठोरता। जेंडर रिजिडिटी एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो हमें अपनी असली गहराइयों से दूर कर देती है। समाज ने हमें शुरू से ही तयशुदा ढांचों में बांध दिया है। मर्द मजबूत, कठोर और भावना रहित होना चाहिए। औरत कोमल, सहनशील और देखभाल करने वाली होनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि हर इंसान के भीतर दोनों शक्तियां मौजूद होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। जब हम इन दोनों को संतुलित नहीं कर पाते, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सीमित सोच और पुराने पैटर्न्स में फंस जाता है। सोचिए, आदित्य नाम का एक युवा जो अपने करियर में हर हाल में जीतना चाहता था। उसने अपने दिल के हर नरम भाव को दबा दिया, क्योंकि उसे लगा कि वल्नरेबिलिटी दिखाना कमजोरी है। वह अपनी भावनाओं को बांटने से डरता था, रिश्तों में डिस्टेंस बना लेता था, और धीरे धीरे उसका ईगो उसे अकेलेपन के दलदल में धकेलता गया। दूसरी ओर सिया नाम की एक महिला थी, जिसे हमेशा सिखाया गया था कि असर्टिव होना अच्छी लड़की का गुण नहीं है। उसने अपनी एम्बिशंस को दबाया, अपनी राय देने से बचा, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास फीका पड़ने लगा। दोनों की कहानियां अलग थीं, पर जड़ एक ही थी, जेंडर रिजिडिटी। रॉबर्ट ग्रीन इस बात को उजागर करते हैं कि जब हम फेमिनिन क्वालिटीज जैसे एम्पैथी, इंट्यूशन, नर्चरिंग से खुद को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो हम अधूरे हो जाते हैं। फेमिनिन एनर्जी का मतलब सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं, बल्कि वह गहरी इंट्यूटिव शक्ति है जो हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने, सटल सिग्नल्स को पकड़ने और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करती है। वही मैस्कुलिन एनर्जी जैसे एक्शन, डिसिप्लिन और रिस्क टेकिंग हमें आगे बढ़ने, बाउंड्रीज सेट करने और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। लेकिन जब कोई भी एनर्जी रिजिड हो जाती है, तो इम्बैलेंस पैदा होता है। इमेजिन कीजिए, एक लीडर जो सिर्फ कंट्रोल और अथॉरिटी से काम करता है। वह अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, उनके स्ट्रगल्स को नजरअंदाज करता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसकी ताकत और डिसिप्लिन ही उसे सफल बनाएंगे,
लेकिन धीरे धीरे उसकी टीम की लॉयल्टी टूटने लगती है। अब सोचिए, वही लीडर अगर फेमिनाइन क्वालिटीज जैसे सुनना, केयर और अंडरस्टैंडिंग को अपनाता, तो वही टीम उसके लिए आग में भी कूद जाती। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जेंडर के बारे में मिले पुराने कंडीशनिंग से प्रभावित होता है। यह कंडीशनिंग हमें सिखाती है कि सच्चे मर्द नहीं रोते या अच्छी महिलाएं असर्टिव नहीं होती। जब ये बिलीव्स हमारे भीतर गहराई तक बैठ जाते हैं, तो वे हमें हमारी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास तभी संभव है जब हम अपने भीतर के फेमिनिन को अपनाएं, चाहे हम किसी भी जेंडर के हों। सोचिए, एक माँ का इंट्यूशन जो बिना बोले ही अपने बच्चे के दर्द को समझ जाती है, या एक पिता की कोमलता जब वह अपने बेटे की हार पर उसे गले लगाकर कहता है, गलतियां करना ठीक है। ये वही क्वालिटीज हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। जब हम इन्हें रिजिड जेंडर नॉर्म्स में बांध देते हैं, तो हम अपनी ही मानवता को खो देते हैं। हमारी क्रिएटिविटी भी इसी बैलेंस से पोषित होती है। कई महान कलाकारों, नेताओं और नवाचार करने वालों ने अपनी फेमिनिन साइड को अपनाया। वे सुनना जानते थे, महसूस करना जानते थे और फिर भी साहसपूर्वक कदम उठाते थे। उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बताता था कि ताकत और कोमलता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जेंडर रिजिडिटी न केवल रिश्तों को बल्कि हमारी आत्मा को भी तोड़ सकती है। एक आदमी जो सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी पर जोर देता है, अक्सर खुद को गुस्से, डोमिनेंस और अकेलेपन में पाता है। एक औरत जो फेमिनिन एनर्जी को ही अपना एकमात्र सहारा बनाती है, अपनी पावर और आवाज खो सकती है। असल आजादी तब आती है जब हम दोनों ऊर्जा को संतुलित करके जीते हैं। इमेजिन एक नदी और एक चट्टान। नदी की लचीलापन और चट्टान की स्थिरता दोनों ही जरूरी हैं। अगर नदी केवल बहती रहे और कोई सीमा न हो, तो वह बाढ़ ला सकती है। अगर चट्टान सिर्फ स्थिर रहे और कभी बहाव को जगह न दे, तो वह जीवन के प्रवाह को रोक सकती है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। उसे कोमलता और दृढ़ता दोनों की जरूरत है। जब आप अपने भीतर की फेमिनिन क्वालिटीज को स्वीकारते हैं, तो आप दूसरों के साथ गहरे संबंध बना पाते हैं। आप सुनना सीखते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को मानते हैं और आप उस कंपैशन को विकसित करते हैं जो दुनिया को हील कर सकता है। और जब आप अपनी मैस्कुलिन क्वालिटीज को भी संतुलित रखते हैं, तो आप सीमाओं को तोड़ते हैं, अपने गोल्स के लिए लड़ते हैं और बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह याद दिलाना जरूरी है कि किसी भी एनर्जी को दबाना हमें कमजोर नहीं बल्कि अधूरा बनाता है। सच में स्ट्रांग वही इंसान है जो रो सकता है, महसूस कर सकता है और फिर भी खड़ा होकर आगे बढ़ सकता है। वही इंसान सच्ची क्रिएटिविटी, सच्चे रिश्तों और सच्ची लीडरशिप को जन्म देता है। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप एमलेसनेस। जीवन का वह खालीपन जब आपके कदम चलते तो हैं पर किसी दिशा में नहीं। जब भीड़ की लहरें आपको अपने साथ बहा ले जाती हैं और आप खुद से भी पूछना भूल जाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। यही ग्रुप का डाउनवर्ड पुल है, एक अदृश्य ताकत जो धीरे धीरे आपके सपनों, इंडिविजुअलिटी और आवाज को निगल लेती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तो यह मानने लगता है कि मेजॉरिटी हमेशा सही है, भले ही वह मेजॉरिटी किसी दिशा में न जा रही हो। सोचिए, राघव नाम का एक युवक जो अपने दोस्तों की नजरों में कूल दिखने के लिए हर ट्रेंड को फॉलो करने लगा। उसने वो पढ़ाई चुनी जो उसके दिल के करीब नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि बाकी सब वही कर रहे थे। उसके सपने, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ओरिजिनलिटी धीरे धीरे भीड़ की आवाजों में दबने लगी। शुरुआत में उसे लगा कि यह बिलोंगिंग है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सा एम्प्टीनेस महसूस होने लगा। यही एमलेसनेस का खेल है। यह शुरुआत में आरामदायक लगता है, पर भीतर से आपको खोखला कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन इस बात को उजागर करते हैं कि भीड़ का प्रभाव सटल होता है। यह आपको कभी जबरदस्ती नहीं धकेलता। यह बस आपके कानों में यह फुसफुसाता है कि अलग मत सोचो, जो सब कर रहे हैं वही करो, रेजिस्टेंस मत दिखाओ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफर्ट जोन को पसंद करता है और भीड़ के साथ बहना सबसे आसान कंफर्ट है। लेकिन यहीं से हमारी यूनिकनेस, हमारी स्वतंत्र सोच और हमारी पर्पस ड्रिवन लाइफ का अंत शुरू हो जाता है।
इमेजिन कीजिए, एक दफ्तर में 5 लोगों की टीम है। एक नया प्रोजेक्ट आता है और सबको लगता है कि यह काम बहुत मुश्किल है। एक सदस्य के मन में एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन वह डरता है कि कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। वह चुप रहता है और टीम बिना किसी नए प्रयास के एक एवरेज सॉल्यूशन चुन लेती है। बाद में वह व्यक्ति खुद से सवाल करता है, क्या मेरी चुप्पी ने हमारे काम को मीडियोक्रिटी में धकेल दिया? भीड़ की यह ताकत अक्सर हमें अपनी आवाज खोने पर मजबूर करती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब एमलेसनेस की ओर खींचता है जब हम अपने पर्पस को भूल जाते हैं। यह तब होता है जब हम सोचते हैं कि हमारा महत्व सिर्फ तब है जब हम ग्रुप का हिस्सा हों। लेकिन असल सच्चाई यह है कि हर महान खोज, हर बड़ा बदलाव, हर नई दिशा एक ऐसे इंसान से शुरू हुई जिसने भीड़ के विरुद्ध खड़े होकर अपनी दिशा चुनी। सोचिए इतिहास के सबसे बड़े इनोवेटर्स, लीडर्स और थिंकर्स के बारे में। वे कभी भीड़ के पीछे नहीं चले। उन्होंने ग्रुप के पुल को रेजिस्ट किया, भले ही इसका मतलब टेम्परेरी आइसोलेशन या रिजेक्शन था। उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बताता था कि बिलोंगिंग से ज्यादा जरूरी है पर्पस। एमलेसनेस केवल करियर या बड़े डिसीजंस तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के चॉइसेस में भी झलकती है। हम वही बोलते हैं जो सब कहते हैं, वही पहनते हैं जो ट्रेंड है, वही सोचते हैं जो मेजॉरिटी सोच रही है। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी कोई ओरिजिनल सोच भी है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर बार भीड़ की पुष्टि देते हैं तो वह सीख लेता है कि इंडिविजुअलिटी अनसेफ है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इमेजिन एक नदी जो कई छोटी धाराओं में बांटती है। हर धारा सोचती है कि वह किसी मीनिंगफुल जगह जा रही है, पर धीरे धीरे सब एक ही दलदल में खो जाती हैं। अब सोचिए उस एक धारा के बारे में जिसने रास्ता बदला, बाधाओं से लड़ी और अंत में समुद्र तक पहुंची। वह धारा वही इंसान है जो एमलेसनेस के डाउनवर्ड पुल को रेजिस्ट करता है। हमारे आसपास का समाज अक्सर हमें सिखाता है कि बिलोंगिंग हैप्पीनेस की कुंजी है, लेकिन बिलोंगिंग का मतलब खुद को खो देना नहीं होना चाहिए। जब आप खुद को भीड़ के हवाले कर देते हैं तो आप सिर्फ एक चेहरा बन जाते हैं, एक नाम जो ग्रुप की पहचान के पीछे छुपा होता है। सच्ची बिलोंगिंग तब आती है जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, न कि अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़कर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लैरिटी और पर्पस की भूख रखता है। जब उसे सिर्फ भीड़ का शोर मिलता है तो वह धीरे धीरे खालीपन में बदल जाता है। यही वजह है कि कई लोग आउटवर्डली सक्सेसफुल दिखते हुए भी अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से यह सवाल करना बंद कर दिया कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। एमलेसनेस से बाहर निकलना शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से। जब आप भीड़ की दिशा से बाहर कदम रखते हैं, जब आप अपनी खुद की आवाज सुनने का साहस जुटाते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया संदेश देते हैं कि पर्पस बिलोंगिंग से बड़ा है और इंडिविजुअलिटी ही सच्ची ताकत है। इमेजिन कीजिए एक विशाल जंगल में एक अकेला पेड़ जो अपने अलग रंग के पत्तों के साथ खड़ा है। बाकी सभी पेड़ उसे अजीब समझते हैं, लेकिन वही पेड़ सबसे पहले सुबह की धूप पकड़ता है, सबसे पहले बारिश के पानी का स्वाद लेता है और अपनी यूनिकनेस के कारण सबसे ज्यादा खड़ा नजर आता है। एमलेसनेस का डाउनवर्ड पुल हमें उसी यूनिकनेस से दूर कर देता है, लेकिन जब आप रेजिस्ट करना सीखते हैं तो वही यूनिकनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 14 द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। बीवेयर द ग्रुप इफेक्ट कन्फॉर्मिटी। भीड़ में घुल जाने की वह आदत जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वही सही होगा। लेकिन सच यह है कि ग्रुप इफेक्ट कभी कभी हमारी सोचने की क्षमता को कुंद कर देता है और हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां हम कभी जाना नहीं चाहते थे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब लगातार दूसरों के विचारों और फैसलों को अब्जॉर्ब करता रहता है तो वह धीरे धीरे अपनी खुद की आवाज सुनना भूल जाता है। यही कारण है कि कई लोग भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी होती है। सोचिए आरव नाम का एक होनहार विद्यार्थी जिसे लिखने का शौक था, लेकिन उसके दोस्तों का कहना था कि राइटिंग से करियर नहीं बनता, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तू भी यही कर। आरव ने अपनी पैशन को दबा दिया और भीड़ का हिस्सा बन गया।
शुरुआत में उसे यह डिसीजन सेफ लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल अपनी ही राह को याद करने लगा। यह वही सटल शक्ति है जो कन्फॉर्मिटी हमें देती है, एक टेम्पररी कंफर्ट, पर लंबी दूरी पर एक गहरी बेचैनी। रॉबर्ट ग्रीन इस बात को दिखाते हैं कि ग्रुप इफेक्ट हमें सोचने से रोक देता है। जब हम अपने आसपास के लोगों को किसी आइडिया के लिए चीयर करते देखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है, भले ही अंदर से हमें शक हो। हम आलोचना या रिजेक्शन के डर से चुप रह जाते हैं। यही कारण है कि कई बार इतिहास में पूरे समाज गलत रास्ते पर चला गया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस की मीटिंग में 10 लोग हैं। बॉस एक रिस्की आइडिया प्रस्तुत करता है। 9 लोग सिर हिलाकर सहमति जताते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति जानता है कि यह रास्ता गलत है। फिर भी रिजेक्शन और रिडिक्यूल के डर से वह भी हां कर देता है। कुछ महीनों बाद वह प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और हर कोई सोचता है, काश किसी ने समय रहते सच्चाई कह दी होती। यही ग्रुप इफेक्ट का जाल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलोंगिंग को एक बेसिक नीड मानता है। यही कारण है कि जब हम ग्रुप के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें डर और असुरक्षा महसूस होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ और इनोवेशन कभी भीड़ के अंदर से नहीं आई। हर नई खोज, हर बड़ा बदलाव उन लोगों से शुरू हुआ जिन्होंने भीड़ के इफेक्ट को रेजिस्ट किया। सोचिए, सामाजिक आंदोलनों के नेताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों या उन साधारण लोगों के बारे में जिन्होंने अपने परिवार या समुदाय के खिलाफ जाकर सही किया। उन्होंने टेम्पररी कंफर्ट को छोड़कर सच्चाई के लिए खड़ा होना चुना। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें बताया कि पॉपुलैरिटी के पीछे भागना आसान है, पर सच्चाई के लिए खड़ा होना ही असली ताकत है। कन्फॉर्मिटी हमारे रोजमर्रा के फैसलों में भी घुस आता है। हम वही बोलते हैं जो नॉर्मल लगता है, वही पहनते हैं जो ट्रेंड में है, वही सोचते हैं जो मेजॉरिटी सोचती है। धीरे धीरे हमारी ओरिजिनलिटी मुरझाने लगती है। ग्रुप इफेक्ट हमें यकीन दिलाता है कि अलग होना खतरनाक है, लेकिन अलग होना ही हमें यादगार बनाता है। इमेजिन एक छोटे से गांव की गली जहां हर घर सफेद रंग से पुता हुआ है। अचानक एक दिन कोई अपना घर नीला रंग देता है। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, फुसफुसाते हैं कि उसने परंपरा तोड़ दी। लेकिन धीरे धीरे वही घर गांव की पहचान बन जाता है। वही अलग रंग लोगों को आकर्षित करता है। यह वही लेसन है। अलग होना पहले रिजेक्शन लाता है, पर आखिरकार वही आपकी असली ताकत बनता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंपैरिजन और अप्रूवल का आदी है, लेकिन अप्रूवल की यह भूख हमें कन्फॉर्मिटी के जाल में फंसा देती है। हम दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपनी असली सोच, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी वैल्यूज को त्याग देते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने पूरे जीवन में वह नहीं बन पाते जो वे बन सकते थे, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। ग्रुप इफेक्ट से बाहर निकलना आसान नहीं है। इसका मतलब है अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करना, कभी कभी अकेले खड़ा होना और कभी कभी रिडिक्यूल झेलना। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखाते हैं कि बिलोंगिंग आपकी आइडेंटिटी से बड़ा नहीं है, तो आप एक अलग तरह की आज़ादी महसूस करते हैं। सोचिए, एक पक्षी जो झुंड से अलग उड़ता है। शुरुआत में वह अकेला दिखता है। बाकी पक्षी सोचते हैं कि वह गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन वही पक्षी नई दिशाएं खोजता है, नए आसमान देखता है और अंत में दूसरों के लिए रास्ते बनाता है। यही है कन्फॉर्मिटी को रेजिस्ट करने की ताकत, भीड़ से ऊपर उठकर अपनी खुद की दिशा तय करने का साहस। चैप्टर 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस, एक्सेप्ट द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ पीपल। कभी कभी इंसानों की अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। लोग अचानक बदल जाते हैं। उनकी राय, व्यवहार और भावनाएं हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। यही लॉ ऑफ फिकलनेस है जो हमें यह सिखाता है कि लोगों की नेचर हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती, और इसे एक्सेप्ट करना ही मानसिक शांति और वास्तविकता की समझ का रास्ता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह टेंडेंसी होती है कि हम लोगों को कैटेगराइज करना चाहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लॉयल है, ये बिट्रे करेगा। लेकिन सच ये है कि ह्यूमन बिहेवियर लगातार बदलता रहता है। सोचिए,
अजय नाम का एक इंसान जो अपने बेस्ट फ्रेंड पर पूरी तरह भरोसा करता था। एक दिन अचानक उसका दोस्त उससे नाराज हो गया और डिस्टेंस्ड होने लगा। अजय को लगा कि बिट्रेयल हुआ, उसकी दुनिया हिल गई। उसने कई बार खुद से पूछा, मैंने क्या गलत किया? लेकिन सच ये था कि उसका फ्रेंड अपनी ओन स्ट्रगल्स और इमोशन से ग्रैपल कर रहा था। अजय ने यह नहीं समझा कि ह्यूमन इमोशंस फिकल होते हैं। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी फियर, कभी एक्साइटमेंट, ये सब फ्लीटिंग होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को स्वीकार करने से ही हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि लोग हमेशा वही रहेंगे जो हम चाहते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट हमारी लाइफ की परमानेंट रियलिटी बन जाती है। लेकिन जब हम समझते हैं कि चेंज नेचुरल है और लोग अक्सर सर्कमस्टेंसेस, मूड और परसेप्शन के अनुसार रिएक्ट करते हैं, तो हम इमोशनल फ्रीडम पा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक कॉलीग जो सुबह फ्रेंडली लगता है, वह शाम को इरिटेटेड क्यों हो जाता है? अक्सर हम इसे पर्सनल ले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका मूड, उसके डे की फटीग या पर्सनल स्ट्रेस ने उसकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। ये फिकलनेस हम सभी में है। इसे समझना और एक्सेप्ट करना हमारी इनर पीस के लिए जरूरी है। फिकलनेस का अर्थ यह नहीं कि लोग अनरिलायबल हैं या उनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है। इसका अर्थ है कि ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली फ्लूइड है। हमारी एक्सपेक्टेशंस को रिजिड बनाना सिर्फ सफरिंग को इनवाइट करता है। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी सोचिए। वह इन्वेस्टर की प्रॉमिसेस पर भरोसा करता है, लेकिन इन्वेस्टर का बिहेवियर अचानक बदल जाता है। अगर एंटरप्रेन्योर ने अपनी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट को सिर्फ इन्वेस्टर के बिहेवियर पर आधारित रखा, तो उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाता। लेकिन अगर उसने अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एंटिसिपेट किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्लेक्सिबल रखा, तो वह सिचुएशन से बाहर निकलकर और भी मजबूत बन जाता। ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी यही लागू होता है। किसी के इमोशंस फ्लक्चुएट करना नॉर्मल है। प्यार, गुस्सा, जेलसी, केयर, ये सब कॉन्स्टेंटली बदलते हैं। जब हम दूसरों को रिजिड एक्सपेक्टेशंस के आधार पर जज करते हैं, तो हर बदलाव पर्सनल अटैक लगता है। लेकिन अगर हम इसे ह्यूमन फिकलनेस के रूप में देखते हैं, तो हम डिसअपॉइंटमेंट की जगह अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन डेवलप कर सकते हैं। इमेजिन एक पेरेंट जो अपने बच्चे की मूड स्विंग्स से परेशान है। बच्चा कभी खुश, कभी गुस्से में, कभी क्वाइट, कभी प्लेफुल होता है। अगर पेरेंट रिजिड रहकर एक्सपेक्ट करे कि बच्चा हमेशा बिहेव करे, तो टेंशन बढ़ेगी। लेकिन अगर पेरेंट ये समझे कि इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं और ये नेचुरल है, तो पेशेंस और लव ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को यह समझाना जरूरी है कि इंस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी नॉर्मल है। हर व्यक्ति का बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट और इंटरनल स्टेट पर डिपेंडेंट होता है। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप दूसरों की एक्शन से कंट्रोल नहीं होते। आप इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज कर सकते हैं और सिचुएशन को रैशनली हैंडल कर सकते हैं। फिकलनेस हमें यह भी सिखाती है कि अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप रिजिड अटैचमेंट रखते हैं, तो हर छोटे बदलाव पर दर्द महसूस होगा। लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग बदलते हैं, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, और फिर भी आपकी इनर स्टेबिलिटी बनी रहती है। इमेजिन एक समुद्र की तरह लहरें लगातार बदलती रहती हैं, कभी जेंटल, कभी वायलेंट, कभी काल्म, कभी रफ। अगर आप लहरों के पैटर्न को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि यह नेचुरल फ्लो है, तो आप अपनी बोट को बैलेंस करके आगे बढ़ा सकते हैं। यही सबक ह्यूमन फिकलनेस से भी मिलता है। ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल है, और इसे एक्सेप्ट करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी लेसन्स में से एक है। यह हमें सिखाता है कि इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करना, एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना और रिलेशनशिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना असली ताकत है। जब हम इसे समझते हैं, तब हम आउटर वर्ल्ड के केओस के बावजूद अंदर से स्टेबल रह सकते हैं और हर बदलाव को पर्सनल अटैक के बजाय लाइफ के नेचुरल फ्लो के रूप में देख सकते हैं। चैप्टर 16 द लॉ ऑफ एग्रेशन, नो हाउ टू चैनल हॉस्टिलिटी। मानव मन में एग्रेशन यानी आक्रामकता एक ऐसी ताकत है जो सही दिशा में चैनल नहीं की जाए तो डिस्ट्रक्शन ला सकती है। लेकिन अगर इसे समझकर और नियंत्रित करके यूज किया जाए, तो यही ताकत क्रिएटिविटी,
करेज और पर्सनल ग्रोथ की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एग्रेशन हर इंसान में मौजूद है, यह नेचुरल है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग और सोसाइटल रूल्स हमें इसे दबाने या गलत तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम इसे रिप्रेस करते हैं तो यह सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है। सोचिए, एक युवा एथलीट आयुष, जिसे अपनी टीम में रिकॉग्निशन नहीं मिली। बाहर से वह काम और स्माइलिंग लगता था, लेकिन भीतर उसका गुस्सा और कॉम्पिटिटिव ड्राइव बुलंद था। अगर वह अपनी अग्रेशन को समझकर उसे अपनी परफॉर्मेंस में चैनल करता तो यही गुस्सा उसे चैंपियनशिप तक ले जा सकता था। लेकिन उसने इसे इग्नोर किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में दबाया। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ी कि छोटी छोटी फेलियर्स पर भी उसका कॉन्फिडेंस क्रैक होने लगा। यही दिखाता है कि एग्रेशन सप्रेस करने से प्रॉब्लम ग्रो होती है। एग्रेशन को सही दिशा में चैनल करना मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे एंगर या रिजेंटमेंट को क्रिएटिविटी में बदलना, डिसअपॉइंटमेंट को मोटिवेशन में बदलना या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लर्निंग एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म करना। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह सिर्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की कला है। पहचानना कि हमारी हॉस्टिलिटी क्या है और इसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जो बार बार अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करता है। अगर वह अपना गुस्सा सीधे कॉन्फ्रंटेशनल तरीके से निकालता तो वह पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और करियर सेटबैक्स में फंस सकता था। लेकिन उसने अपने एग्रेशन को चैनल किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दिया कि एनर्जी को प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक एक्शंस में डालो। परिणाम स्वरूप वह समय के साथ रिस्पेक्टेड लीडर बन गया। यही है सही चैनलिंग की शक्ति, हॉस्टिलिटी को डिस्ट्रक्टिव होने से रोकना और उसे क्रिएटिव और पर्पसफुल एक्शन में बदलना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी सटल तरीके से एग्रेशन मैनिफेस्ट करता है, जैसे जेलसी, इरिटेबिलिटी, इम्पेशंस, सार्केज्म। ये सभी फॉर्म्स हमारी सप्रेस्ड हॉस्टिलिटी के सिम्टम्स हैं। जब हम इसे कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करते हैं और रीडायरेक्ट करते हैं तो हम रिलेशनशिप्स, वर्क एनवायरनमेंट और पर्सनल ग्रोथ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। इमेजिन एक म्यूजिशियन जो स्टेज पर परफॉर्म करते समय नर्वस और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। अगर वह अपने एंगर और स्ट्रेस को आउटवर्डली एक्सप्लोड कर देता तो ऑडियंस और कोलैबोरेटर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट बन सकता था। लेकिन उसने इस एनर्जी को अपने म्यूजिक में चैनल किया और वही एग्रेशन उसकी परफॉर्मेंस को इलेक्ट्रीफाइंग बना दिया। यही सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस है। अगर हम इसे सही तरीके से हार्नेस करें तो हमारी वीकनेसेस भी हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। एग्रेशन हमें सेल्फ डिफेंस और बाउंड्री सेटिंग भी सिखाती है। एक इंसान जो अपनी एनर्जी को समझता है वह मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स से बच सकता है। यह सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि इंटरनल रेजिलियंस और इमोशनल कंट्रोल के बारे में भी है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस अवेयरनेस के साथ ट्रेन करते हैं तो हम खुद को इमोशनली और मेंटली एम्पावर्ड महसूस करते हैं। सोचिए एक आर्टिस्ट जो रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म फेस करता है। अगर वह बिटरनेस और एंगर में फंसता है तो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अगर वह एग्रेशन को चैनल करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन में डालता है तो वही रिजेक्शन उसकी कला को और भी पावरफुल बना देता है। यही सीख है कि हॉस्टिलिटी का डरने की बजाय उसको समझकर और रीडायरेक्ट करके इस्तेमाल करना ही ग्रोथ का रास्ता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति तभी सच में काम करती है जब हम एग्रेशन को डिनाई नहीं करते, बल्कि उसे एनालाइज, एक्सेप्ट और रीडायरेक्ट करते हैं। यह सिर्फ एंगर मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि इमोशन की एनर्जी को अपने फेवर में बदलने की कला है। जब आप हॉस्टाइल इंपल्सेस को कंट्रोल करके प्रोडक्टिव एक्शंस में चैनल करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको रिवॉर्ड करता है, सेल्फ मास्टरी, क्रिएटिविटी और इनर स्ट्रेंथ के रूप में। इमेजिन एक वोल्केनो जो भीतर से मोल्टन एनर्जी से भरा है। अगर वह अनचेक्ड इरप्शन करता है तो डिस्ट्रक्शन लाता है, लेकिन अगर उसी एनर्जी को चैनल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए
तो वही डिस्ट्रक्टिव शक्ति सिविलाइजेशन के लिए लाइट और पावर बन सकती है। इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एग्रेशन भी ऐसा ही है। कंट्रोल्ड और हार्नेस्ड होने पर यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। चैप्टर 17 द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, सी द हिस्टोरिकल फोर्सेस एट वर्क। जनरेशनल मायोपिया पीढ़ियों के बीच की वह अदृश्य ब्लाइंडनेस जो हमें सिर्फ प्रेजेंट या अपने इमीडिएट एक्सपीरियंस तक सीमित कर देती है। हम अक्सर अपने समय, परिस्थितियों और स्ट्रगल्स को आइसोलेटेड समझते हैं, बिना यह सोचे कि हमारे चॉइसेस और चैलेंजेस पिछले कई डेकेड्स की हिस्टोरिकल फोर्सेस का परिणाम है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर व्यक्ति, हर सोसाइटी और हर कल्चर अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होती है, और इसे समझना ही सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। सोचिए, राहुल, जो एक छोटे शहर में पला बढ़ा, उसे लगता था कि उसके माता पिता स्ट्रिक्ट हैं और उनके नियम सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए हैं। लेकिन जब उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्ट्रगल्स, सोसाइटल चेंजेस और हिस्टोरिकल हार्डशिप्स को समझा, तो उसे पता चला कि उसके पिता की स्ट्रिक्टनेस उनके अपने अपब्रिंगिंग और हिस्टोरिकल कंडीशनिंग का परिणाम थी। यह रियलाइजेशन उसकी सबकॉन्शियस थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर गया। अब वह अपनी फैमिली डायनामिक्स को ब्लेम या फ्रस्ट्रेशन के बजाय अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी के लेंस से देखने लगा। जनरेशनल मायोपिया हमें अक्सर यह इल्यूजन देती है कि हिस्ट्री इरेलेवेंट है। हम अपने इमीडिएट इमोशंस, फेलियर्स और सक्सेसेस को ही अल्टीमेट रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाते हैं कि हर इंसान, हर इंस्टीट्यूशन, हर कल्चर अपने इतिहास और जनरेशनल इन्फ्लुएंसेस से बना है, तो हमारा परसेप्शन पूरी तरह बदल जाता है। हम इम्पल्सिव रिएक्शंस की बजाय थॉटफुल, कॉन्टेक्स्ट अवेयर एक्शंस लेने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, एक यंग प्रोफेशनल जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से परेशान है, वह सोचता है कि उसके बॉस का अथॉरिटेरियन बिहेवियर पर्सनल वेंडेटा है। लेकिन अगर वह जनरेशनल फोर्सेस और हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझे, तो वह देख सकता है कि कई पुराने नॉर्म्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस ने वही बिहेवियर शेप किया है। इसी अंडरस्टैंडिंग से वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिएक्ट करने की बजाय अडैप्ट और स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेन कर सकता है। जनरेशनल मायोपिया केवल फैमिली या वर्क एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है, यह सोसाइटी वाइड पैटर्न्स में भी दिखती है। कई बार लोग सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक ट्रेंड्स या पॉलिटिकल डिसीजंस को सिर्फ प्रेजेंट लेंस से जज करते हैं और हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल रेवोल्यूशंस या टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स। इन सभी के रूट्स सालों, डेकेड्स या सेंचुरीज पीछे जाते हैं। जो लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं वही इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स में फंस जाते हैं। इमेजिन एक यंग एक्टिविस्ट जो सोशल चेंज के लिए काम कर रहा है। अगर वह सिर्फ करंट इवेंट्स पर ध्यान दे तो उसका स्ट्रैटेजी सुपरफिशियल होगा, लेकिन जब वह पास्ट मूवमेंट्स, फेलियर्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करता है तो उसकी प्लानिंग और एफर्ट्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस है। हिस्टोरिकल फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करने पर डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन की क्लैरिटी मिलती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर जनरेशन के इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट्स और एंसेस्टर्स की कंडीशनिंग को कैरी करते हैं, नोविंगली या अननोविंगली। यह कंडीशनिंग सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड होती है और हमारे वैल्यूज, बिलीफ्स, फियर्स और एम्बिशंस को शेप करती है। इसे समझने का मतलब यह नहीं कि हम पुरानी कंडीशनिंग को एक्सक्यूज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम इन्फॉर्म्ड, कॉन्शियस और एम्पावर्ड बने। इमेजिन एक फैमिली बिजनेस में तीसरी जनरेशन काम कर रही है। वे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं क्योंकि पहले जनरेशन की स्ट्रैटेजीज और थिंकिंग उनकी मॉडर्न अप्रोच से मिसमैच करती है। अगर वे हिस्टोरिकल फोर्सेस और जनरेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझें तो वे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के बजाय अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। वही अंडरस्टैंडिंग उनके सबकॉन्शियस माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। जनरेशनल मायोपिया हमें यह भी सिखाती है कि हमारे सबकॉन्शियस रिएक्शंस अक्सर हमारे एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस का इको होते हैं।
कोई इरेशनल फियर, कोई इंस्टिंक्टिव हेजिटेशन, कोई सबकॉन्शियस पैटर्न, ये कभी कभी हमारे खुद के फेलियर से नहीं बल्कि प्रीवियस जनरेशन्स की कंडीशनिंग और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से आते हैं। अवेयरनेस इसे रिकग्नाइज करने और कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करने की पहली स्टेप है। इमेजिन एक म्यूजिशियन जो स्टेज पर परफॉर्म करते समय स्टेज फ्राइट महसूस करता है। उसे लगता है कि यह उसकी पर्सनल वीकनेस है, लेकिन जब वह पता लगाता है कि उसके पेरेंट्स भी सिमिलर फियर्स और इनसिक्योरिटीज लेकर बड़े हुए थे, तो वह समझता है कि यह हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उस फियर को ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज और सेल्फ एम्पावरमेंट अडॉप्ट करता है। जनरेशनल मायोपिया का लेसन यही है कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग का लेंस है। इसे एक्सेप्ट और इंटीग्रेट करने से सबकॉन्शियस माइंड को पर्सपेक्टिव, एम्पैथी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और रेजिलियंस मिलती है। यह हमें इमोशनली और इंटेलेक्चुअली मजबूत बनाता है, क्योंकि हम सिचुएशंस को केवल सरफेस लेवल पर नहीं देखते, बल्कि उनके डीपर जनरेशनल और हिस्टोरिकल कॉजेस को समझते हैं। इमेजिन एक रिवर जो अपनी धारा में कई ट्रिब्यूटरीज लेती है। हर ट्रिब्यूटरी अलग रास्ता तय करती है, लेकिन सभी मिलकर रिवर को शेप देते हैं। ह्यूमन बिहेवियर और सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा ही है। हर इंडिविजुअल, हर सोसाइटी, हर जनरेशन की धारा हमारे प्रेजेंट कॉन्शियसनेस को आकार देती है। इसे समझना और रिस्पेक्ट करना ही हमें ट्रू इंसाइट, एडेप्टेबिलिटी और इनर क्लैरिटी देता है। चैप्टर 18 द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, सी द हिस्टोरिकल फोर्सेस एट वर्क। जनरेशनल मायोपिया एक ऐसी अदृश्य दीवार जो हमें अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस तक ही सीमित कर देती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दूर कर देती है। हम अक्सर अपने स्ट्रगल्स, फेलियर्स और सक्सेसेस को केवल पर्सनल या इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस से जोड़कर देखते हैं, बिना यह समझे कि ये सब घटनाएं लंबे समय से चल रही हिस्टोरिकल फोर्सेस और जनरेशनल पैटर्न्स का परिणाम है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर व्यक्ति, हर समाज और हर कल्चर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और एंसेस्ट्रल कंडीशनिंग से प्रभावित होता है। जब हम इसे समझते हैं, तब हमारा परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग एक नई क्लैरिटी और डेप्थ प्राप्त करता है। सोचिए, आरव, जो एक छोटे शहर में पला बढ़ा, हमेशा अपने पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस और रूल्स को पर्सनल रिस्ट्रिक्शन समझता था। उसे लगता था कि यह सब उसकी इंडिविजुअलिटी को दबाने के लिए है। लेकिन जब उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स और उनके जनरेशन की स्ट्रगल्स और सोसाइटल प्रेशर्स को समझा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की स्ट्रिक्टनेस केवल उनके हिस्टोरिकल कंडीशनिंग का इको है। यही अवेयरनेस उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफॉर्म कर देती है। वह अब अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने के बजाय उनके पर्सपेक्टिव और सर्कमस्टेंसेस को समझ पाता है। जनरेशनल मायोपिया हमें अक्सर यह इल्यूजन देती है कि हिस्ट्री इरेलेवेंट है। हम प्रेजेंट में जो देख रहे हैं वही अल्टीमेट रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हैं कि हर व्यक्ति और सिचुएशन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शेप्ड होती है, तो हम इम्पल्सिव रिएक्शंस और नैरो थिंकिंग से बचते हैं। हम सिचुएशंस को डीपर अंडरस्टैंडिंग के लेंस से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और हमारी डिसीजंस और इमोशनल रिस्पॉन्सेज अधिक इन्फॉर्म्ड और रैशनल बन जाती हैं। इमेजिन कीजिए एक यंग प्रोफेशनल जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से परेशान है। वह सोचता है कि उसके बॉस का ऑथोरिटेरियन बिहेवियर पर्सनल वेंडेटा है। लेकिन जब वह ऑर्गेनाइजेशन की हिस्टोरिकल कल्चर और पास्ट एक्सपीरियंसेस को समझता है, तो वह देख सकता है कि बॉस का बिहेवियर एक लार्जर हिस्टोरिकल पैटर्न का हिस्सा है। इससे वह इम्पल्सिव एंगर या रिजेंटमेंट के बजाय स्ट्रेटेजिक और थॉटफुल रिस्पॉन्स दे सकता है। यही सबकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस है, हिस्टोरिकल फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करना और उसी नॉलेज से एम्पावर्ड डिसीजंस लेना। जनरेशनल मायोपिया केवल वर्क या फैमिली तक सीमित नहीं है, यह सोसाइटी वाइड पैटर्न्स में भी दिखती है। कई लोग सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक ट्रेंड्स या पॉलिटिकल डिसीजंस को केवल प्रेजेंट लेंस से जज करते हैं और हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल रेवोल्यूशंस या टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स। इन सभी के रूट्स सालों, डेकेड्स या सेंचुरीज पीछे जाते हैं। जो लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं
वही इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स में फंस जाते हैं। इमेजिन एक सोशल एक्टिविस्ट जो चेंज के लिए काम कर रहा है। अगर वह सिर्फ करंट इवेंट्स पर ध्यान दे तो उसकी स्ट्रैटेजी सुपरफिशियल रहेंगी, लेकिन जब वह पास्ट मूवमेंट्स, फेलियर्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करता है तो उसके एक्शंस मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस है। हिस्टोरिकल फोर्सेस को समझने से हमें सिचुएशन का कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिलता है और हम रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर जनरेशन अपने पेरेंट्स और एंसेस्टर्स की कंडीशनिंग कैरी करती है, नोइंगली या अननोइंगली। यह कंडीशनिंग सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड होती है और हमारे वैल्यूज, बिलीफ्स, फियर्स और एम्बिशंस को शेप करती है। अवेयरनेस इसका मतलब है कि हम खुद को एम्पावर्ड और कॉन्शियस बना सकते हैं, बजाय ब्लाइंड रेपिटेशन के। इमेजिन एक फैमिली बिजनेस की तीसरी जनरेशन। वे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं क्योंकि पहले जनरेशन की स्ट्रैटेजीज और थिंकिंग उनके मॉडर्न अप्रोच से मिसमैच करती है। अगर वे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और जनरेशनल पैटर्न्स को समझें तो कॉन्फ्लिक्ट्स को लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। वही अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। जेनरेशनल मायोपिया हमें यह भी सिखाती है कि हमारे सबकॉन्शियस रिएक्शंस अक्सर हमारे एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस का इको होते हैं। इरैशनल फियर्स, हेजिटेशन या सबकॉन्शियस पैटर्न्स कभी-कभी हमारी पर्सनल फेलियर्स से नहीं, बल्कि प्रीवियस जनरेशंस की कंडीशनिंग से आते हैं। अवेयरनेस इसे रिकॉग्नाइज करने और कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करने की पहली स्टेप है। इमेजिन एक म्यूजिशियन जो स्टेज पर परफॉर्म करते समय स्टेज फ्राइट महसूस करता है। वह सोचता है कि यह उसकी पर्सनल वीकनेस है, लेकिन जब वह जानता है कि उसके पेरेंट्स और एंसेस्टर्स भी सिमिलर इनसिक्योरिटीज लेकर बड़े हुए थे, तो वह समझता है कि यह हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उस फियर को ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। जेनरेशनल मायोपिया का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग का लेंस है। इसे एक्सेप्ट और इंटीग्रेट करने से सबकॉन्शियस माइंड को पर्सपेक्टिव, एम्पैथी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और रेजिलियंस मिलती है। यह हमें इमोशनली और इंटेलेक्चुअली मजबूत बनाता है, क्योंकि हम सिचुएशंस को केवल सरफेस लेवल पर नहीं देखते, बल्कि उनके डीपर जनरेशनल और हिस्टोरिकल कॉजेस को समझते हैं। इमेजिन एक नदी जो कई ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बहती है। हर ट्रिब्यूटरी अलग रास्ता तय करती है, पर सभी मिलकर रिवर को शेप देते हैं। इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में भी ऐसा ही होता है। हर इंडिविजुअल, हर सोसाइटी और हर जनरेशन की धारा हमारे प्रेजेंट कॉन्शियसनेस को आकार देती है। इसे समझना और रिस्पेक्ट करना ही हमें ट्रू इंसाइट, अडैप्टेबिलिटी और इनर क्लैरिटी प्रदान करता है। जिंदगी में हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से प्रभावित होता है, चाहे वह सोच रहा हो, डिसीजन ले रहा हो या महसूस कर रहा हो। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी किताबें हमें यही सिखाती हैं कि हमारे अंदर छुपी शक्तियां और पैटर्न्स हमारी सक्सेस, रिलेशनशिप्स और इनर पीस को शेप करते हैं। स्टोरी वेव चैनल पर हम लाए हैं आपके लिए इन किताबों के बेस्ट 18 चैप्टर्स की सबसे एंगेजिंग और इंसाइटफुल समरीज, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझने और कंट्रोल करने में मदद करेंगी। इमेजिन कीजिए, आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चॉइसेस, आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस और आपकी रिलेशनशिप्स कैसे सबकॉन्शियस पैटर्न से जुड़ी हैं। हर चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन और जोसेफ मर्फी की टीचिंग से हम आपको एक ऐसी कहानी में ले जाते हैं जहां आप सीखेंगे कैसे अपने इनर सेल्फ को मास्टर करें, कैसे दूसरों के बिहेवियर को समझें और कैसे अपने जीवन की डायरेक्शन खुद चुनें। स्टोरी वेव के साथ यह सफर सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस, ह्यूमन इमोशंस और प्रैक्टिकल इंसाइट्स से भरा हुआ है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये 18 चैप्टर्स की कहानी आपके अंदर अवेयरनेस और एम्पावरमेंट की नई लहर लाएगी।